देवराज अपनी चमकती हुई महंगी कार से बाहर निकला और उसके इतालवी जूतों पर धूल जम गई। यह शहर का सबसे गरीब इलाका था, जहां वह एक नई व्यावसायिक परियोजना के लिए जमीन का मुआयना करने आया था। चारों पर घृणा के भाव उभर आए। तभी उसकी तीखी नजरें कुछ दूरी पर खड़ी एक महिला पर पड़ी, जो एक टूटे हुए पानी के नल से बाल्टी भर रही थी। उस परिचित और दुबली आकृति ने अचानक उसके कदमों को वहीं जड़ दिया और उसे हैरान कर दिया। वह महिला साधारण और फीके रंग की सूती साड़ी पहने हुए थी, जो कई जगहों से घिस चुकी थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और जैसे ही मुड़ी, देवराज ने उस चेहरे को पहचान लिया। वह उसकी पूर्व पत्नी माया थी। सत्ता की भूख के कारण छोड़ दिया था। माया के बगल में दो छोटे बच्चे खड़े थे, जो मिट्टी में खेल रहे थे और उनके कपड़े भी काफी मैले हो चुके थे। इस दृश्य को देखकर देवराज के होठों पर एक क्रूर और घमंडी मुस्कान तैर गई। देवराज ने अपने अंगरक्षकों को वहीं रुकने का इशारा किया और धीमी चाल से माया की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम में एक अजीब सा अहंकार और विजेता होने का झूठा एहसास झलक रहा था। उसे लगा कि वह अब मौका कभी नहीं पा सकता। माया अपनी बाल्टी उठाने ही वाली थी कि उसे अपने ऊपर एक विशाल परछाई पड़ती हुई महसूस हुई। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी शांत नजरें सीधे देवराज की अहंकारी आंखों से जा टकराईं। मुझे कभी यकीन नहीं था कि तुम इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाओगी, माया। देवराज की आवाज में एक गहरा तंज और स्पष्ट तिरस्कार था, जिसने आसपास के माहौल को भी भारी कर दिया। आज मैं पूरे व्यापारिक जगत पर एक भिखारी की तरह जिंदगी गुजार रही हो। माया ने उसकी इन चुभने वाली बातों पर कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस बेहद शांति से अपने दोनों बच्चों को अपने पीछे कर लिया, ताकि वे इस जहरीले इंसान की नजरों से सुरक्षित रह सकें। संपत्ति और चमक दमक कभी भी एक इंसान की असली कीमत तय नहीं करते, देवराज। हम यहां अपनी शांति और गरिमा के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। माया की आवाज में न तो कोई कंपन था और न ही किसी प्रकार का भय झलक रहा, और उन दोनों बच्चों के मैले कपड़ों की तरफ घृणा भरी नजरों से घूरा। उसने कठोरता से कहा कि वह इन बच्चों का पिता है और उन्हें इस नर्क में सड़ने के लिए हरगिज नहीं छोड़ सकता। मैं अदालत में साबित कर दूंगा कि तुम एक मानसिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से कंगाल महिला हो। मेरे पास देश के सबसे बेहतरीन वकील हैं, जो चंद मिनटों में इन बच्चों की कस्टडी मुझे दिला देंगे। डरा दिया, लेकिन माया अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी गहरी भूरी आंखों में बस एक पल के लिए एक खतरनाक चमक कौंधी, जिसे देवराज अपने अति आत्मविश्वास के कारण बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। मेरी इस खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना, देवराज, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किस आग से खेलने जा रहे हो। माया की आवाज अब एक ठंडी और तेज धार वाली तलवार जैसी हो गई थी। उसने देवराज को चेता, छोड़ दे और वापस अपनी झूठी दुनिया में लौट जाए। देवराज ने उसकी इस चेतावनी को एक हताश और बेबस औरत की खोखली धमकी समझा और अपने होठों को चबाते हुए उसे एक नीची नजर से देखा। कल सुबह ही तुम्हारे पास मेरे वकीलों का एक कानूनी नोटिस पहुंच जाएगा, जिसमें साफ लिखा होगा कि तुम इन बच्चों की देखभाल करने में पूरी तरह से असमर्थ हो। आज की रात इस कीचड़ में अपने आखिरी पल बिता लो, क्योंकि ने बेहद कठोर शब्दों में अपना अंतिम फैसला सुनाया और वहां से मुड़ गया। वह अपनी शानदार कार की तरफ वापस लौटते हुए खुद को एक महान विजेता मान रहा था, जिसने अपनी पुरानी गलतियों का बदला ले लिया हो। देवराज की कार तेजी से धूल और गंदा पानी उड़ाती हुई वहां से निकल गई, जिससे सड़क किनारे खड़े कुछ लोग पूरी तरह से भीग गए। बस्ती के निवासी अब माया के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे थे और उनकी आंखों में इस बेच थे। वे सभी जानते थे कि इतने अमीर और ताकतवर आदमी से लड़ना एक गरीब महिला के लिए बिल्कुल असंभव था। लेकिन माया के चेहरे पर कोई घबराहट या दर्द नहीं था। उसने बस अपनी पानी की बाल्टी उठाई। उसने अपने दोनों बच्चों का हाथ बहुत प्यार से पकड़ा और उन्हें लेकर अपने छोटे और जर्जर दिखने वाले मकान के अंदर चली गई। बाहर से देखने पर वह घर बस्ती के बाकी टूटे फूटे घरों जैसा ही लगता था, जिसकी पुराना लकड़ी का दरवाजा बंद हुआ
बाहर की सारी उत्सुक नजरें और सहानुभूति भरी बातें वहीं कट कर रह गईं। दरवाजे के बंद होते ही माया की शारीरिक भाषा पूरी तरह से बदल गई और एक ताकतवर शख्सियत सामने आई। उस घर के पिछले हिस्से में एक गुप्त और मजबूत दीवार के पीछे का नजारा पूरी तरह से अलग और हैरान कर देने वाला था। वहां एक अत्याधुनिक सर्वर रूम बना हुआ था, जहां दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीन लगातार दुनिया भर के शेयर बाजार कमरा उच्च तकनीक वाले उपकरणों और तेज इंटरनेट केबलों से भरा हुआ था, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट कार्यालय को भी पीछे छोड़ सकता था। यही वह गुप्त नियंत्रण कक्ष था जहां से माया अपने विशाल साम्राज्य फीनिक्स का संचालन करती थी। तभी एक सुरक्षित संचार उपकरण पर हल्की सी बीप की आवाज गूंजी, जो एक महत्वपूर्ण इनकमिंग माइक कर रहा थी। माया ने बहुत ही पेशेवर तरीके से अपना वायरलेस हेडसेट पहना और कॉल को तुरंत स्वीकार कर लिया। बुद्धि वाले सहयोगी रोहन की गंभीर आवाज सुनाई दी। रोहन ने उसे सूचित किया कि देवराज के विशाल कॉरपोरेट समूह के शेयरों में कुछ असामान्य गतिविधियां और बड़े पैमाने पर हेरफेर के स्पष्ट संकेत दर्ज किए गए हैं। माया ने पूरी जानकारी बहुत ध्यान से सुनी और उसके चेहरे पर एक रणनीतिकार की तीव्र सोच स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसने रोहन से कहा कि देवराज को लगता है कि वह बच्चों की कस्टडी के जरिए मुझे मानसिक रूप से पूरी की लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में घसीटना चाहता है, ताकि मैं अपनी रक्षा करने में ही उलझी रहूं। उसे अपने इस कमजोर और मूर्खतापूर्ण खेल में आगे बढ़ने दो, क्योंकि यह हमारी योजना का ही एक हिस्सा है। रोहन ने तुरंत अपनी जवाबी रणनीति के बारे में पूछते हुए कहा कि क्या हमें अब अपना गुप्त प्रोटोकॉल अल्फा शुरू कर देना चाहिए। उसने आगे बताया कि देवराज की ज्यादातर कंपनियों ने अपनी क्षमता से कई स्थिति में है। माया ने बिना कोई समय बर्बाद किए कीबोर्ड पर तेजी से अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दीं और एक बेहद सुरक्षित तथा गुप्त डेटाबेस में प्रवेश कर लिया, जहां सारे सबूत जमा थे। अभी नहीं रोहन, हमें उसे थोड़ी और मोहलत देनी होगी। माया का आदेश बहुत स्पष्ट और किसी भी प्रकार की दया से पूरी तरह से रहित था। उसे यह महसूस करने दो कि वह इस खेल में सबसे ताकतवर है और मैं उसके सामने अहंकार का गुब्बारा जितना अधिक ऊपर उड़ेगा, उसके गिरने की रफ्तार और उसका विनाश भी उतना ही अधिक भयानक होगा। हमें सही समय का इंतजार करना होगा ताकि वार सीधा और सटीक हो। इस बीच देवराज अपनी शानदार और भव्य बहुमंजिला इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका था। यह विशाल कांच की इमारत सीधे आसमान को छूती हुई नजर आ रही थी, जो उसके विशाल और अजेय अहंकार का एक काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने डर और सम्मान के कारण अपने सिर झुका लिए। वह सीना ताने और गर्व से भरे कदमों के साथ सीधे अपनी निजी और वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अपने आलीशान और महंगे फर्नीचर से सजे हुए कार्यालय में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले अपने मुख्य कानूनी सलाहकार को तलब किया। देवराज ने अपनी चमड़े की महंगी कुर्सी पर बैठते हुए बहुत ही क्रूरता भरे लहजे में आदेश दिया। ऐसा अचूक और मजबूत मामला तैयार करके दो जिसे कोई न्यायाधीश खारिज न कर सके। मेरी उस पूर्व पत्नी को अदालत के सामने एक मानसिक रूप से अस्थिर और नितांत गरीब महिला के रूप में पूरी तरह से पेश किया जाना चाहिए। उस बुजुर्ग और अनुभवी वकील ने देवराज के गुस्से से डरते हुए अपना सिर आज्ञाकारी सेवक की तरह नीचे झुका लिया। उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और घबराहट के कारण अपने माथे पर आए पसीने को धीरे से पोंछा। पहले ही पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारी इस अपार कानूनी ताकत और अथाह संसाधनों के सामने वह बेचारी अकेली औरत अदालत में एक पल के लिए भी टिक नहीं पाएगी। देवराज के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और कुटिल मुस्कान फैल गई जब उसने अपनी जीत की कल्पना की। उसने एक क्रिस्टल के गिलास में बेहद महंगी और दुर्लभ स्कॉच डाली और उसका एक बड़ा घूंट बड़े ही आनंद के साथ पिया। तरह से तोड़ देना, उसके साधारण और गरीब अतीत से जुड़ा आखिरी धागा भी हमेशा के लिए काट देगा। यह क्रूर कदम उसकी परम सत्ता और निर्विवाद सर्वोच्चता को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से स्थापित कर देगा। गंदी बस्ती के उस रहस्यमयी घर में वापस आते हुए माया ने उन सभी जटिल वित्तीय रिपोर्टों की बहुत ही बारीकी से जांच पूरी कर ली थी। वह उन सभी छिपे हुए
काले रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। किया था उसने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की थी, कमजोर लोगों को डराया धमकाया था, और सबसे बड़ी बात, उसने माया के सारे मौलिक विचारों की चोरी की थी। आज वह उन सभी अपराधों का पूरा हिसाब बराबर करने के लिए तैयार थी। माया ने अपने संचार उपकरण पर स्पष्ट और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि रोहन, तुरंत हमारे सभी गुप्त छाया खातों को सक्रिय और तैयार कर दो। हमें अब इस वित्तीय युद्ध के पहले चरण की शुरुआत प्रॉक्सी फर्मों और बेनामी कंपनियों के माध्यम से उसके कॉरपोरेट समूहों के सभी बड़े और भारी कर्जों को पूरी तरह से गुमनाम रहकर खरीदना शुरू करेंगे। यह काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि उसे हमारी इस भयंकर चाल की भनक तक न लगे। रोहन ने तुरंत आदेशों की पुष्टि की और कुछ ही सेकंड में कीबोर्ड की तेज खटखटाहट के साथ पूरी प्रणाली ने अपना काम शुरू कर दिया। माया के गुप्त लेकिन बेहद ताकतवर साम्राज्य फीनिक्स के विशाल और जटिल गियर अब उस घमंडी और क्रूर अरबपति के लिए एक ऐसा अदृश्य और खतरनाक जाल बहुत ही बारीकी से बिछाया जा रहा था, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। देवराज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। माया ने एक गहरी सांस ली और अपना हेडसेट उतारकर उसे बड़ी ही सावधानी से मुख्य नियंत्रण कक्ष की एक चमकती हुई टेबल पर रख दिया। वह उस गुप्त कमरे से बाहर निकलकर अपने घर के मुख्य हिस्से में वापस आ गई, जहां का माहौल दोनों छोटे बच्चे फर्श पर बैठकर अपने पुराने लकड़ी के खिलौनों के साथ बहुत ही खुशी और मगन होकर खेल रहे थे। उन्हें देखकर उस ठंडी और कठोर रणनीतिकार की जगह एक मां की सच्ची और गर्मजोशी से भरी प्यारी मुस्कान ने ले ली। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसे हर हाल में अपने इन मासूम बच्चों को देवराज की उस क्रूर और स्वार्थी दुनिया से बचाना ही होगा। माया धीरे से फर्श पर उनके ठीक बगल में बैठ गई और बहुत ही धीमी लेकिन एक बेहद दृढ़ आवाज में खुद से वादा करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को पूरी तरह से तैयार हूं। जैसे ही रात का गहरा अंधेरा छाने लगा, शहर के ऊपर अचानक से एक बहुत ही तेज और भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। पानी की इन तेज और ठंडी बूंदों ने गंदी बस्ती की सारी धूल और गंदगी को तो पूरी तरह से साफ कर दिया था, लेकिन दुनिया में आने वाले उस भयंकर तूफान का भी एक बहुत स्पष्ट संकेत दे रही थी, जो जल्द ही तबाही मचाने वाला था। माया ने अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर उस घने और रहस्यमयी अंधेरे की तरफ बहुत गहराई से देखा। इस भयंकर और निर्णायक युद्ध की सभी सीमा रेखाएं अब पूरी तरह से खिंच चुकी थीं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। देवराज ने अपनी उस घमंडी और क्रूर धमकी के साथ इस खतरनाक लड़ाई का सबसे पहला तो भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक ऐसी ताकतवर शक्ति को जगा दिया है जिसे वह कभी समझ नहीं सकता। अब शक्ति और धैर्य की एक असली तथा खौफनाक परीक्षा शुरू होने वाली थी, जिसका परिणाम पूरे शहर की किस्मत बदल देगा। अगली सुबह की ठंडी और धुंधली रोशनी गंदी बस्ती की संकरी गलियों में धीरे धीरे फैलने लगी थी। माया अपने जर्जर घर के छोटे से रसोई घर में खड़ी होकर बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। चाय की पत्ती उबलने की मीठी खुशबू के बीच उस काले पन्नों को पलट रहा था, जिन्हें उसने बहुत गहराई में दफन कर दिया था। सालों पहले वह सिर्फ देवराज की पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी उस छोटी सी कंपनी की सबसे तेज और मुख्य रणनीतिकार भी थी। शुरुआती दिनों में जब देवराज के पास न तो पैसा था और न ही कोई स्पष्ट दिशा, तब माया ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उसने रातों की नींद हराम करके वे सभी जटिल व्यापारिक मॉडल और तकनीकी नींव रखी थी। देवराज सिर्फ एक आकर्षक चेहरा और बोलने में माहिर इंसान था, जबकि असली दिमाग और मेहनत पूरी तरह से माया की ही थी। लेकिन सफलता मिलते ही देवराज का असली और भयानक रूप सामने आने लगा था। पैसा और ताकत मिलते ही देवराज ने माया को कंपनी के सभी महत्वपूर्ण फैसलों से पूरी तरह से बाहर करना शुरू कर दिया। उसने माया के सभी मौलिक विचारों को अपने नाम से दुनिया के सामने पेश किया और सारी झूठी तारीफ किया तो देवराज ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अपनी बढ़ती हुई ताकत का क्रूर प्रदर्शन किया।
माया ने अपने आत्मसम्मान और बच्चों की सुरक्षा के लिए उस घुटन भरी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने जानबूझकर इस गंदी बस्ती और गरीबी का दिखावा चुना था, ताकि उसके मासूम बच्चे उच्च वर्ग के उस जहरीले और बनावटी माहौल से पूरी तरह दूर रह सकें। माया जानती थी कि अमीर लोगों की दुनिया में सिर्फ स्वार्थ और इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। यहां इस साधारण जीवन में उसके बच्चों को असली मानवीय मूल्य और सच्ची खुशियां मिल रही थीं, जो किसी भी महल में संभव नहीं था। यह उसका सबसे बड़ा और पवित्र सुरक्षा कवच था। लेकिन माया ने अपनी उस असाधारण बुद्धिमत्ता और तकनीकी क्षमता को कभी भी मरने नहीं दिया था। इस टूटी हुई छत के नीचे उसने दुनिया की नजरों से छिपकर फीनिक्स नामक एक ऐसी गुप्त और शक्तिशाली गए उन्नत सॉफ्टवेयर और वित्तीय एल्गोरिदम का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान कर रहे थे। फीनिक्स अब एक ऐसा अजेय साम्राज्य बन चुका था जिसकी ताकत का अंदाजा देवराज को अपने सबसे डरावने सपनों में भी नहीं था। दूसरी तरफ देवराज अपने आलीशान महल में बैठकर अपनी जीत के अहंकार में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने माया को तुरंत घुटनों पर लाने के लिए शहर के कुछ बेहद खतरनाक और भ्रष्ट लोगों से गुप्त रूप से संपर्क जिंदगी को इतना अधिक मुश्किल और डरावना बना देना था कि वह खुद आकर उससे रहम की भीख मांगे। देवराज ने अपनी काली दौलत का इस्तेमाल करके बस्ती के गुंडों और भ्रष्ट अधिकारियों को माया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दोपहर के समय बस्ती में अचानक से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से काट दी गई और बिजली के तार भी जानबूझकर तोड़ दिए गए। कुछ अज्ञात और डरावने चेहरे वाले लोग माया के घर के आसपास मंडराने लगे और जोर जोर से गालियां देने लगे। उनका मकसद उसके बच्चों के मन में एक गहरा खौफ पैदा करना था, ताकि वे अपनी सुरक्षा को लेकर बुरी तरह से डर जाएं। लेकिन वे मूर्ख लोग यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि वे एक सोए हुए शक्तिशाली ड्रैगन को नींद से जगा रहे हैं। देवराज की नीचता सिर्फ बस्ती तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अपने गंदे हाथ बच्चों के स्कूल तक भी फैला दिए। स्कूल के लालची प्रिंसिपल को एक बहुत बड़ी रकम और झूठी धमकियां देकर देवराज ने बच्चों का दाखिला तुरंत रद्द करने का क्रूर। दोपहर को जब माया बच्चों को लेने स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे एक झूठा नोटिस पकड़ाते हुए कहा कि अब ये बच्चे इस स्कूल में कभी नहीं पढ़ सकते। प्रिंसिपल की आंखों में देवराज के पैसों का साफ लालच और बेईमानी झलक रही थी। माया ने उस अपमानजनक नोटिस को अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट या आंसू की एक भी बूंद नहीं दिखाई दी। उसने प्रिंसिपल की तरफ अपनी शांत लेकिन बेहद ठंडी नजरों से देखा, जिससे उस भ्रष्ट आदमी की रीढ़ की हड्डी। माया ने बहुत ही धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। वह अपने बच्चों का हाथ पकड़कर पूरे सम्मान और गर्व के साथ उस भ्रष्ट स्कूल के परिसर से बाहर निकल गई। रास्ते में बच्चों ने उदास होकर पूछा कि क्या अब वे अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई और खेलकूद नहीं कर पाएंगे। माया ने सड़क के किनारे रुककर दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया और उनके गालों पर बहुत प्यार से चूम लिया। साथ समझाया कि यह स्कूल उनके लायक बिल्कुल नहीं था और अब वे एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। बच्चों के चेहरों पर फिर से एक मासूम और प्यारी मुस्कान लौट आई, क्योंकि उन्हें अपनी मां की हर बात पर पूरा भरोसा था। घर वापस लौटकर माया ने बच्चों को अंदर के एक सुरक्षित और आरामदायक कमरे में खेलने के लिए भेज दिया। फिर वह सीधे अपनी उस गुप्त दीवार के पीछे बने नियंत्रण कक्ष में दाखिल हुई, जहां मशीनें खामोशी से अपना काम कर रही थीं। तुरंत रोहन के साथ एक बेहद सुरक्षित और कूटबद्ध लाइन पर सीधा संपर्क स्थापित किया। माया की आवाज अब एक मां की नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और निर्दयी सेनापति की तरह पूरी तरह से बदल चुकी थी, जो युद्ध के लिए तैयार हो। रोहन, देवराज ने अब सारी हदें पार कर दी हैं और उसने मेरे मासूम बच्चों को इस गंदे खेल में घसीट लिया है। अब उसे किसी भी प्रकार की कोई रियायत या मोहलत नहीं दी जाएगी और हमारे जवाबी हमले की गति को तुरंत भ्रष्ट वित्तीय लेन देन और उसके गुप्त बैंक खातों की पूरी जानकारी निकालकर पुलिस और मीडिया को बेनामी रूप से भेज दो। कल सुबह की पहली किरण के साथ वह भ्रष्ट आदमी सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसका करियर पूरी तरह खत्म होना चाहिए। रोहन ने बिना कोई भी सवाल किए तुरंत
अपने कंप्यूटर पर उंगलियां चलानी शुरू कर दीं और माया के आदेश का पालन किया। केवल 20 मिनट के अंदर ही उस लालची प्रिंसिपल के सारे काले कारनामे और देवराज से ली डिजिटल दस्तावेजों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से शहर के सबसे ईमानदार पुलिस अधिकारी और प्रमुख समाचार चैनलों के सर्वर पर भेज दिया गया। माया जानती थी कि यह सिर्फ एक बहुत छोटी सी शुरुआत है और असली विनाशकारी तूफान आना अभी बाकी है। इसके बाद माया ने बस्ती में उत्पात मचाने वाले उन सभी गुंडों की तरफ अपना सारा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने बस्ती के बाहर लगे कुछ छिपे हुए और अत्याधुनिक कैमरों की मदद से उन सभी अपराधियों के चेहरों की सटीक पहचान कर डेटाबेस ने कुछ ही सेकंड में उन गुंडों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और उनके ठिकानों की पूरी जानकारी सामने ला दी। उसने तुरंत शहर के सबसे खतरनाक और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सरगना को एक बेनामी और भारी भरकम भुगतान के साथ एक गुप्त संदेश भेज दिया। उस गुप्त संदेश में देवराज के पाले हुए उन गुंडों की वर्तमान लोकेशन और एक बहुत ही आकर्षक इनाम का स्पष्ट विवरण था। माया ने एक ऐसा चतुर जाल बिछाया था जिससे देवराज के गुंडे अपने ही दुश्मनों के हाथों को गंदा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपने तेज दिमाग से दुश्मनों को आपस में लड़ाना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। रात होने से पहले ही बस्ती के बाहर एक भयंकर और खूनी झड़प हुई, जिसमें देवराज के सारे किराए के गुंडे अस्पताल पहुंच गए। गुंडों के सफाई होते ही माया के कुछ बेहद वफादार और पेशेवर इंजीनियर छिपकर बस्ती में आए और उन्होंने बिजली तथा पानी की आपूर्ति को तुरंत बहाल कर दिया। बस्ती के गरीब लोग इस अचानक हुए चमत्कार कृपा मान रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी शक नहीं हुआ कि यह सब उनके बीच रहने वाली उस शांत और साधारण सी दिखने वाली महिला का काम है। माया ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए अपनी पूरी बस्ती को सुरक्षित कर लिया था। देर रात देवराज अपने आलीशान बेडरूम में रेशमी चादरों पर लेटा हुआ था। तभी उसके फोन की घंटी बहुत जोर से बज उठी। फोन के दूसरी तरफ उसका सबसे खास आदमी बहुत ही घबराई हुई और कांपती हुई, हमारे सारे गुंडे बहुत बुरी तरह से पीटे गए हैं और बस्ती का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। देवराज ने गुस्से से पागल होकर अपना महंगा फोन सामने कांच की दीवार पर दे मारा, जिससे वह चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। यह पूरी तरह से असंभव है कि कोई मेरी दी हुई चुनौती को इतनी आसानी और इतनी जल्दी इस तरह से खत्म कर दे, देवराज ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, और उसका चेहरा बेतहाशा गुस्से के कारण बिल्कुल लाल हो चुका था और ताकतवर इंसान कर रहा है जो उसकी नजरों से पूरी तरह से छिपा हुआ है। उसका अहंकार इस करारी हार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी से ऐसी गहरी मात नहीं खाई थी। अपने नियंत्रण कक्ष की नीली रोशनी में बैठी माया देवराज के घर के अंदर लगे एक गुप्त कैमरे के माध्यम से उसकी यह बौखलाहट साफ देख रही थी। यह खुफिया कैमरा सालों पहले खुद माया ने ही उस घर में लगाया था। देवराज की यह मूर्खतापूर्ण छटपटाहट देखकर माया के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और रणनीतिक मुस्कान तैर गई। वह जानती थी कि जब इंसान को अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वह सोचने समझने की अपनी पूरी क्षमता खो देता है। तभी रोहन की आवाज फिर से संचार प्रणाली पर गूंजी, जिसने माया को उसकी गहरी सोच से तुरंत बाहर निकाल दिया। रोहन ने एक बहुत ही उत्साहजनक खबर देते हुए बताया कि हमने देवराज की 2 सबसे बड़ी कंपनियों के 70 है। अब अगर हम चाहें तो कल सुबह ही शेयर बाजार में भारी तबाही मचा सकते हैं और उसकी कंपनी के सारे शेयर कौड़ियों के भाव गिरा सकते हैं। माया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरते हुए उन लाल और हरे आंकड़ों को बहुत ही शांत और गहरी नजरों से देखा। नहीं रोहन, अभी हमें उसे शेयर बाजार में इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि यह उसके लिए बहुत आसान मौत होगी। माया ने एक बहुत ही खौफनाक और ठंडी आवाज में अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें प्रतिष्ठा को पूरी तरह से जलाकर राख करना है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। उसके सभी निवेशकों के दिमाग में एक ऐसा गहरा डर और शक पैदा करो जो उन्हें देवराज से अपने सारे पैसे वापस मांगने पर तुरंत मजबूर कर दे। रोहन ने तुरंत माया की बात मानी और फीनिक्स के विशाल
नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद सुरक्षित और गुप्त अभियान शुरू कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय अखबारों और बड़े निवेशकों के निजी मेलबॉक्स दस्तावेज भेजे जाने लगे। इन दस्तावेजों में देवराज की कंपनी के अंदर चल रहे भारी भ्रष्टाचार और फर्जी मुनाफे के बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाले सबूत मौजूद थे। यह एक ऐसा धीमा लेकिन बेहद खतरनाक जहर था जो बहुत ही जल्द पूरे कॉरपोरेट बाजार में पूरी तरह से फैलने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण शहर की सबसे ऊंची इमारतों से टकराई तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन व्यापारिक दुनिया के अंदरूनी हलकों में एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी भूचाल पूरी तरह से घबराहट में बात कर रहे थे और देवराज की कंपनी से अपना सारा पैसा निकालने की योजनाएं बना रहे थे। देवराज अभी भी अपने नर्म और आरामदायक बिस्तर पर सो रहा था और अपनी आने वाली इस भयानक तबाही से पूरी तरह से अनजान था। माया बहुत ही जल्दी उठ गई थी और उसने अपने बच्चों के लिए एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता तैयार कर लिया था। आज उसने अपने दोनों बच्चों को एक नई और बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया था। जगह बस्ती से दूर एक छोटा लेकिन बहुत ही उच्च तकनीक वाला सुरक्षित घर था जिसे फीनिक्स ने विशेष रूप से तैयार किया था। माया किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को देवराज की गंदी नजरों और उसके खतरनाक इरादों से पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहती थी। एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन अंदर से बुलेट प्रूफ कार बस्ती के बाहर आकर रुकी और माया अपने बच्चों के साथ उसमें बैठ गई। कार के अंदर बैठते ही बच्चों ने खुशी से बाहर का नजारा देखना शुरू कर दिया और वे इस बहुत ही प्यार से समझाया कि यह एक तरह का गुप्त खेल है जिसमें उन्हें कुछ दिनों के लिए एक नए घर में छिपकर रहना है। बच्चों ने इस बात को बहुत ही रोमांचक माना और अपनी मां की बात मानकर बेहद खुश हो गए। उसी समय शहर के दूसरे कोने में पुलिस की कई गाड़ियां उस भ्रष्ट स्कूल के प्रिंसिपल के घर के बाहर आकर जोर से रुकीं। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे उसके बिस्तर से घसीटते हुए बाहर निकाला और उसके हाथों में तुरंत हथकड़ियां पहना दीं। पूरे घटनाक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ रिकॉर्ड कर रहे थे और पूरे देश में इसका सीधा प्रसारण हो रहा था। प्रिंसिपल रोते हुए पुलिस वालों से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन अब उसके सारे काले और भ्रष्ट कारनामे पूरी दुनिया के सामने आ चुके थे। देवराज अपनी कॉफी का कप हाथ में लेकर जैसे ही अपने ड्राइंग रूम में आया, उसने टीवी पर यह चौंकाने वाली खबर देखी। उसके हाथ से कॉफी का वह महंगा कप छूटकर फर्श पर गिर गया और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से। रात में पुलिस के पास उसके इतने पुख्ता और मजबूत सबूत आखिर कहां से और कैसे पहुंच गए? अब उसे पहली बार यह महसूस होने लगा था कि इस खतरनाक खेल में वह अकेला शिकारी बिल्कुल नहीं है, कोई और भी है। माया अब अपने उस नए और पूरी तरह से सुरक्षित गुप्त घर में पहुंच चुकी थी जो तकनीक का एक बहुत ही शानदार अजूबा था। यहां से वह पूरी दुनिया के नेटवर्क पर और भी ज्यादा मजबूती तथा सुरक्षा के अत्याधुनिक प्लेरूम में छोड़ दिया, जहां वे पूरी तरह से खुश और सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब माया पूरी तरह से मुक्त थी और वह बिना किसी चिंता के देवराज के खिलाफ अपने इस खौफनाक और अंतिम युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। उसने फिर से अपना हेडसेट पहना और अपने मुख्य सर्वर को सीधे चालू कर दिया, जिसकी नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रोहन और उसकी पूरी टीम अब पूरी तरह से तैयार थी और माया के अगले आदेश का बड़ी ही बेसब्री से शांत लेकिन एक बेहद खतरनाक मुस्कान के साथ कहा कि अब हम देवराज के उन सभी प्रमुख भागीदारों को निशाना बनाएंगे जो उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। इस खेल का दूसरा और सबसे भयानक चरण अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। देवराज जैसे ही माया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना अंतिम आदेश टाइप करके एंटर का बटन दबाया, एक भयंकर डिजिटल युद्ध की शुरुआत हो गई। देवराज को अभी तक यह लग रहा था कि वह एक बेबस और कमजोर महिला को बहुत आसानी से डराकर और मूर्खतापूर्ण सोच के कारण इस कड़वी सच्चाई को नहीं देख पा रहा था कि उसने खुद अपनी कब्र खोद ली है। एक बहुत ही खामोश और खतरनाक तूफान अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। देवराज के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के कंप्यूटर सिस्टम पर
अचानक एक के बाद एक लाल रंग की चेतावनियां चमकने लगीं। माया के फीनिक्स नेटवर्क ने एक बहुत ही जटिल और उन्नत वायरस को उनके सुरक्षित सर्वर में भेज दिया था। वित्तीय दस्तावेजों को लॉक कर दिया और स्क्रीन पर देवराज के फर्जी खातों की पूरी सूची प्रदर्शित कर दी। यह देखकर वे सभी अरबपति निवेशक बुरी तरह से घबरा गए और उन्हें अपनी सारी पूंजी डूबने का डर सताने लगा। उन्होंने तुरंत अपने वकीलों और वित्तीय सलाहकारों को इस भारी संकट से निपटने के लिए आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। देवराज के विशाल कार्यालय में फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं और उसके पसीने छूट रहे थे। उसके सबसे पुराने और भरोसेमंद साझेदार उसे गालियां दे रहे थे और तुरंत अपने सारे निवेश वापस। कांपते हुए हाथों से पानी का एक पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सबसे सुरक्षित और गुप्त फाइलें इतनी आसानी से बाहरी लोगों के हाथों में कैसे पहुंच गईं। उसे यकीन हो गया कि उसकी अपनी कंपनी के अंदर ही कोई बहुत बड़ा गद्दार छिपा हुआ है जो यह सब कर रहा है। अपने क्रोध पर काबू न रख पाने के कारण देवराज ने अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को तुरंत अपने केबिन में बुलाया। उसने उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटा और कंपनी के सभी कर्मचारियों के कंप्यूटर तथा फोन की सख्त जांच करने का अधिकारी डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इस स्तर की हैकिंग किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं है। देवराज ने उसे धमकी दी कि अगर शाम तक उस गद्दार का पता नहीं चला तो वह उसे नौकरी से निकालकर जेल भेज देगा। देवराज का पूरा साम्राज्य अब एक ताश के पत्ते की तरह हिल रहा था। उधर माया अपने सुरक्षित और ठंडे नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई इस पूरी तबाही का बहुत ही आनंद ले रही थी। स्क्रीन पर देवराज की कंपनी के शेयरों का ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था, जो उसकी हार का संकेत था। रोहन, सुरक्षा अधिकारी अपनी ही परछाई से डर रहे हैं और गलत जगहों पर सुराग ढूंढ रहे हैं। माया ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और बहुत ही शांत आवाज में कहा कि उसे अपनी ही आग में पूरी तरह से जलने दो। जब इंसान अपनों पर ही शक करने लगता है तो उसका पतन बहुत ही जल्दी और भयानक होता है। लेकिन देवराज इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान बिल्कुल नहीं था और उसने एक बहुत ही नीच चाल चलने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह सारा तनाव और हमला शायद माया के किसी बहुत बड़े समर्थक की वजह से हो रहा है, जिसे और गुप्त हत्यारों को माया को एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा सबक सिखाने का सीधा आदेश दिया। देवराज चाहता था कि माया के साथ एक ऐसा भयानक सड़क हादसा हो जो देखने में बिल्कुल एक सामान्य दुर्घटना लगे। उसका मानना था कि माया के घायल होने से वह रहस्यमयी मददगार सामने आ रहा जाएगा और वह उसे आसानी से कुचल सकेगा। दोपहर के समय माया को बस्ती के पास एक पुराने बैंक में कुछ जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए जाना था। यह जानकारी देवराज के जासूसों ने बहुत ही चालाकी से हासिल कर ली थी और उन्होंने एक बहुत ही भारी ट्रक को तैयार कर लिया था। ड्राइवर एक बहुत ही खूंखार और पेशेवर अपराधी था, जिसे इस काम के लिए एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी। जैसे ही माया की गाड़ी बैंक की तरफ मुड़ी, वह विशाल और भारी ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस ट्रक की गति इतनी तेज थी कि वह माया की छोटी सी कार को पूरी तरह से कुचल सकता था। लेकिन देवराज और उसके गुंडे यह नहीं जानते थे कि माया जिस साधारण सी कार में सफर कर रही थी वह कोई आम कार नहीं थी। यह फिनिक्स द्वारा तैयार की गई एक बहुत ही उन्नत और बुलेटप्रूफ गाड़ी थी, जिसमें दुनिया जानलेवा ट्रक एक निश्चित दूरी के अंदर आया। माया की कार के एआई सिस्टम ने खतरे को तुरंत पहचान लिया। कार के डैशबोर्ड पर एक बहुत ही तेज अलार्म बजने लगा और ऑटो पायलट सिस्टम ने कार का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। कार ने बिजली की तेजी से एक बहुत ही तीव्र मोड़। माया की कार एक बहुत ही सुरक्षित और संकरी गली में घुस गई, जहां वह भारी भरकम ट्रक बिल्कुल नहीं जा सकता था। वह विशाल ट्रक अपना संतुलन खो बैठा और सड़क के किनारे बनी एक मजबूत और मोटी कंक्रीट की दीवार से बहुत जोरदार थी कि ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और उसमें अचानक भीषण आग लग गई। माया अपनी कार के अंदर बिल्कुल सुरक्षित थी और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ या घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसने अपनी कलाई घड़ी पर समय देखा और अपने अगले कदम के बारे में बहुत
गहराई से सोचने लगी। कुछ ही मिनटों में वहां पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच गईं और चारों तरफ बहुत ही भारी भीड़ जमा हो गई। माया ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और एक बहुत ही डरी हुई तथा बेबस महिला का झूठा नाटक शुरू कर दिया। बहुत ही गरीब और साधारण महिला है जो बैंक का काम करने के लिए आई थी। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा कि वह ट्रक अचानक नियंत्रण खो बैठा और अगर किस्मत अच्छी न होती तो वह मारी जाती। पुलिस ने उसकी बातों पर पूरा विश्वास कर लिया और उस घायल ड्राइवर को गिरफ्तार करके अस्पताल भेज दिया। माया बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यह कोई आम सड़क हादसा नहीं था, बल्कि देवराज द्वारा रची गई एक बहुत ही गहरी साजिश थी। लेकिन उसने पुलिस के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह इस पूरी घटना से बहुत बुरी तरह से डर। सुरक्षित घर लौटी उसने तुरंत रोहन को उस ट्रक के पंजीकरण और ड्राइवर की पूरी जानकारी निकालने का आदेश दिया। फीनिक्स के शक्तिशाली सिस्टम ने केवल कुछ ही मिनटों में उस ड्राइवर के बैंक खाते में देवराज की एक बेनामी कंपनी द्वारा भेजे गए पैसों का पक्का सबूत ढूंढ निकाला। माया के पास अब एक और बहुत बड़ा हथियार था। जब देवराज को इस दुर्घटना के विफल होने और अपने ड्राइवर के पकड़े जाने की खबर मिली तो वह गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। उसने अपने विशाल कार्यालय में रखे हुए सारे महंगे कांच के सजावटी सामानों को एक एक करके समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब और बेबस औरत की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है कि वह हर बार बच जाए। उसका दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और वह हार की इस गहरी हताशा में बिल्कुल अंधा होता जा रहा था। उसने तय किया कि अब वह माया का सामना सीधे तौर पर खुद कर। अगले दिन की दोपहर को देवराज अपनी सबसे महंगी और शानदार गाड़ी में बैठकर फिर से उसी गंदी बस्ती की तरफ निकल पड़ा। उसे यह नहीं मालूम था कि माया अब उस टूटे हुए घर में नहीं रहती और हथियारबंद अंगरक्षक मौजूद थे जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। बस्ती के लोगों ने जब फिर से उस क्रूर आदमी को देखा तो वे डर कर छिप गए। देवराज बहुत ही अहंकार के साथ माया के उस पुराने घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने अपने एक मजबूत अंगरक्षक को इशारा किया जिसने एक ही जोरदार लात से उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ दिया। देवराज एक महान विजेता की तरह सीना ताने हुए उस छोटे से घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन रह गया। पूरा घर पूरी तरह से खाली था और वहां माया या उसके बच्चों का कोई भी सामान बिल्कुल मौजूद नहीं था। घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई भी इंसान नहीं आया हो और चारों तरफ सिर्फ शांति थी। देवराज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह जोर से चिल्लाने लगा। तभी उस खाली और शांत कमरे के एक कोने में लगे हुए एक छोटे से स्पीकर से एक बहुत ही ठंडी और परिचित आवाज गूंजी। यह माया की आवाज थी जो एक सुरक्षित और अज्ञात स्थान से सीधे उस पुराने घर के स्पीकर। फूटे घर में ढूंढ रहे हो? देवराज, मुझे तुमसे इतनी बड़ी मूर्खता की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। माया की इस शांत और व्यंग्यात्मक आवाज ने देवराज के शरीर में आग लगा दी और वह पागलों की तरह उस स्पीकर को खोजने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माया ने यह सारा इंतजाम कब और कैसे कर लिया। तुम जहां भी छिपकर बैठी हो माया, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा और तुम्हारे बच्चों को तुमसे हमेशा के लिए छीन लूंगा। देवराज ने बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपनी भड़ास निकाली और उसकी आंखें ने एक बहुत ही हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया कि जो इंसान अपने ही साम्राज्य को नहीं बचा सकता वह मुझे क्या ढूंढेगा। उसने देवराज को चेतावनी दी कि उसका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है और उसकी तबाही का बहुत ही भयानक समय आ गया है। देवराज इस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी बंदूक निकाल ली। उसने गुस्से में अपनी पिस्तौल से उस छोटे से स्पीकर पर कई गोलियां दाग दीं, जिससे वह पूरी तरह से टूट कर बिखर गया। लेकिन वह मूर्ख इंसान यह नहीं जानता था कि उस कमरे में कई छिपे हुए कैमरे भी लगे थे। जानबूझकर देवराज को भड़काया था ताकि वह अपने ही मुंह से बच्चों को छीनने और नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे दे। अब माया के पास देवराज के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और अकाट्य वीडियो सबूत था। माया की उस तीखी और अपमानजनक चेतावनी के बाद देवराज का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था
वह उस टूटे हुए घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से सांस ले रहा था और उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। उसने आदेश दिया, क्योंकि वहां रुकने का अब कोई भी मतलब नहीं बचा था। उसकी महंगी कार बस्ती की धूल भरी सड़कों से होते हुए वापस मुख्य शहर की तरफ बहुत ही तेज गति से दौड़ पड़ी। यह पहली बार था जब उस क्रूर और ताकतवर इंसान ने खुद को इतना ज्यादा बेबस और कमजोर महसूस किया था। गाड़ी में बैठे हुए देवराज का दिमाग बहुत ही तेजी से काम कर रहा था और वह कई तरह की उलझनों में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब और अनपढ़ औरत के पास इतनी उन्नत और आधुनिक तकनीक, उसका कोई बहुत ही करीबी और पुराना दुश्मन इस पूरी साजिश में माया की मदद कर रहा है। उसने तुरंत अपने सबसे खास जासूस को फोन लगाया और माया के पिछले 10 सालों के हर एक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी निकालने का सख्त आदेश दिया। उसका अहंकार अब एक बहुत ही भयानक डर में बदलने लगा था। उधर माया अपने सुरक्षित और उच्च तकनीक वाले नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई देवराज की हर एक गतिविधि को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। बस्ती में लगे हुए फीनिक्स के गुप्त कैमरों ने देवराज की कार को मुख्य सड़क तक जाते था। रोहन ने माया को बताया कि देवराज अब पूरी तरह से घबरा चुका है और वह अब बिना सोचे समझे गलतियां करेगा। माया ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि उसे अपनी उलझनों में और भी ज्यादा गहराई तक डूबने दो, ताकि वह सच्चाई को कभी न देख सके। जब तक वह समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। माया ने अपनी टीम को तुरंत फीनिक्स के सभी सर्वरों की सुरक्षा को सख्त तथा अभेद्य बनाने का आदेश दे दिया। वह जानती थी कि देवराज के जासूस डिजिटल दुनिया में घुसपैठ करने की कोशिश जरूर करेंगे। रोहन ने दुनिया भर में फैले हुए हैकरों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को अलर्ट पर रख दिया था। उन्होंने माया के पुराने असली पहचान से जुड़े हर एक डिजिटल निशान को इंटरनेट की दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया। अब देवराज चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह माया के गुप्त साम्राज्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। काम से थोड़ा वक्त निकालकर माया नियंत्रण कक्ष से बाहर आई और अपने बच्चों के पास उस विशाल और आरामदायक कमरे में गई। दोनों बच्चे एक बहुत ही आधुनिक और सुरक्षित वीडियो गेम खेल रहे थे और वे दोनों खुशी से उछल पड़े और दौड़कर अपनी मां के गले से बहुत ही मजबूती के साथ लिपट गए। माया ने उन दोनों को बहुत ही प्यार से चूमा और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे यहां इस नए घर में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह खूबसूरत पल माया को अपनी इस खतरनाक और भयानक लड़ाई में एक नई ऊर्जा और असीम ताकत देता था। रात होने तक रोहन ने वित्तीय युद्ध की पूरी रूपरेखा बहुत बारीकी से तैयार करके माया के सामने पेश कर दी। उसने बताया कि देवराज की कंपनी ने बाजार से जो भारी कर्ज ले रखा है, उसे एक झटके में देवराज के निवेशकों को एक साथ भ्रमित कर सकता था। माया ने उस योजना को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें कुछ रणनीतिक बदलाव किए ताकि कोई चूक न हो। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे तोड़ना किसी इंसान के लिए असंभव था। देवराज उस पूरी रात अपने आलीशान महल में बिल्कुल भी नहीं सो पाया और वह लगातार कमरे में बेचैनी से टहलता रहा। उसका दिमाग बार बार उस गंदी बस्ती और माया की उस ठंडी आवाज की तरफ लौट कर जा रहा था। उसने अपने बार टेंडर को आदेश दिया ताकि वह तनाव को कम कर सके, लेकिन वह शराब भी उसके अंदर उठ रही बेचैनी और घबराहट की आग को शांत करने में नाकाम साबित हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ती जा रही है। अगली सुबह देवराज ने अपनी पूरी टीम को एक बहुत ही आपातकालीन और गुप्त बैठक के लिए मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम में तुरंत बुला लिया। उसने अपने सभी वकीलों और प्रबंधकों को एक बहुत ही सख्त लहजे में आदेश करें। वह चाहता था कि माया को बच्चों की कस्टडी के मामले में अदालत के सामने पूरी तरह से लाचार और मानसिक रूप से बीमार साबित किया जाए। उसने अपने वकीलों को करोड़ों रुपए का बजट दिया और कहा कि उसे हर हाल में यह मुकदमा जल्द से जल्द जीतना ही है। यह उसकी हताशा का एक और बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बेबुनियाद कदम था। दोपहर के समय माया के नए और गुप्त पते पर देवराज के वकीलों द्वारा भेजा गया एक बहुत ही भारी भरकम कानूनी नोटिस पहुंच गया। उस नोटिस में माया पर कई तरह के झूठे और बहुत ही घटिया आरोप लगाए गए थे। जो उसकी पूरे नोटिस को बहुत ही शांत और स्थिर नजरों से पढ़ा
और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखी। उसने उस नोटिस को एक तरफ रख दिया और अपनी टीम को उस भ्रष्ट वकील के सारे काले कारनामों की जांच करने का एक नया आदेश दे दिया। वह जानती थी कि इन कागजों की कोई कीमत नहीं है। फीनिक्स के नेटवर्क ने केवल कुछ ही घंटों में उस घमंडी वकील के सारे पुराने और भ्रष्ट मामलों की फाइलें पूरी तरह खोल दी। उस वकील ने कई मासूम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनसे भारी रकम ऐंठी थी, और अब उस वकील के खिलाफ इतने ज्यादा पुख्ता सबूत थे कि वह उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकती थी। उसने वे सारे गुप्त दस्तावेज देश की कानूनी परिषद और जांच एजेंसियों को भेज दिए। अब देवराज का सबसे बड़ा कानूनी हथियार बेअसर होने वाला था। देवराज अपनी कांच की विशाल इमारत से बाहर शहर को देख रहा था और उसे अब एक बहुत ही अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसने माया को एक कमजोर औरत समझकर बहुत बड़ी गलती की थी, और अब यह बात उसे अंदर ही माया कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और भयानक परछाई है जिसे वह कभी पकड़ नहीं सकता। उसका सारा पैसा और सारी ताकत अब उसे पूरी तरह से बेकार और बहुत ही मामूली लगने लगे थे। यह एक अहंकारी इंसान के टूटने की बहुत ही धीमी और दर्दनाक शुरुआत थी। माया अपने नियंत्रण कक्ष की स्क्रीन के सामने बैठी हुई देवराज के इस पतन को बहुत गहराई और दार्शनिक नजरिए से देख रही थी। वह जानती थी कि जब कोई इंसान अपनी ताकत और पैसे के नशे में अंधा हो जाता है, सालों पहले उसके प्यार और भरोसे का जो भयानक कत्ल किया था, यह उसी कर्म का सीधा और अटल परिणाम था। प्रकृति का न्याय हमेशा बहुत कठोर होता है और वह पापी को उसकी सजा दिए बिना कभी नहीं छोड़ती। यह युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर था। रोहन ने माया को सूचित किया कि कल सुबह शेयर बाजार खुलते ही हमें अपना वह सबसे बड़ा और अंतिम दाम पूरी तरह से चल देना चाहिए। देवराज की कंपनी के कई अहम साझेदारों ने अंदरूनी तौर पर बगावत करना शुरू कर हैं। माया ने अपनी सहमति देते हुए कहा कि देवराज को वित्तीय बाजार में इतना उलझा दो कि वह अपने ही पैरों पर खड़ा न रह सके। यह वह समय था जब फीनिक्स को अपनी सारी शक्ति और संसाधनों का एक बहुत ही भयानक और केंद्रित इस्तेमाल करना था। देवराज के लिए अब बचने का कोई भी दरवाजा पूरी तरह से खुला नहीं था। रात के अंधेरे में देवराज ने अपने घर की सारी बत्तियां बुझा दीं और वह एक बहुत ही भारी बंदूक लेकर अपने कमरे में बैठ गया। उसे हर एक आहट पर ऐसा लग रहा था कि माया के हत्यारे या कोई अदृश्य दुश्मन। आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके माथे से बहुत ज्यादा पसीना टपक रहा था, जो उसकी हार का प्रतीक था। एक समय का वह सबसे अजेय और महान अरबपति अब एक बहुत ही डरे हुए और बेबस जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। उसकी अपनी ही गंदी और नीच सोच उसे अंदर से पूरी तरह से मार रही। इसके विपरीत माया की अगली सुबह एक शांत और मधुर संगीत के साथ शुरू हुई, जो पूरे घर में धीमे गूंज रहा था। उसने अपने बच्चों के साथ बैठकर स्वादिष्ट नाश्ता किया और उन्हें उनकी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गहरी चमक थी, जो किसी भी राजा या महारानी के ताज से ज्यादा सुंदर और कीमती थी। उसने अपने अतीत की सभी बुरी यादों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था और वह अपने वर्तमान में खुश थी। आज का दिन उनके इस पूरे युद्ध का फैसला करने वाला था। माया एक बार फिर से अपनी सुरक्षित और गुप्त कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपने विशाल मॉनिटर एक साथ चालू कर दिए। फीनिक्स के प्रमुख अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ अपने स्थानों पर तैयार थे और आदेश का इंतजार कर रहे थे। भयानक और विनाशकारी वित्तीय हमला करने वाले थे, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। माया ने अपनी गहरी भूरी आंखों से स्क्रीन को देखा और एक ठंडी तथा रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। खेल का सबसे खतरनाक चरण अब पूरी तरह शुरू होने वाला था। सुबह ठीक 9 बजे शेयर बाजार खुलते ही देवराज ने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगाने का एक बहुत ही खतरनाक फैसला कर लिया। उसने अपने दलालों को आदेश दिया कि वे उस नई कंपनी के सारे शेयर तुरंत खरीद लें, जिस बाजार में इस छोटी कंपनी को खरीदकर माया को सड़क पर ला देगा। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कंपनी केवल एक झूठा मोहरा थी, जिसे माया ने जानबूझकर
उसके रास्ते में फेंका था। माया अपनी स्क्रीन पर देवराज के इस मूर्खतापूर्ण कदम को देखकर बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ हंस पड़ी। उसने रोहन को इशारा किया और फीनिक्स के विशाल नेटवर्क ने तुरंत अपना असली खेल शुरू कर दिया। जैसे ही देवराज, माया ने उस कंपनी के सारे शेयर अचानक से बाजार में बेच दिए। एक ही पल में उस कंपनी का मूल्य शून्य हो गया और देवराज का सारा पैसा उस काले गड्ढे में हमेशा के लिए डूब गया। ये उसका बिछाया हुआ पहला और सबसे भयानक अचूक जाल था। देवराज की आंखें फटी रह गईं जब उसने कंप्यूटर पर अपने सारे पैसों को अचानक गायब होते देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ महसूस होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि बाज क्यों नहीं पाया। उसने बहुत गुस्से में अपने कीबोर्ड को पूरी ताकत से मेज पर दे मारा, जिससे उसके कई टुकड़े हो गए। उसे अब एहसास हो गया था कि वह एक बहुत ही खतरनाक और गहरे जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। इस भारी वित्तीय नुकसान के तुरंत बाद माया ने अपना दूसरा और सबसे विनाशकारी कदम उठाया। उसने देवराज की कंपनी के पिछले 10 सालों के सारे गुप्त और असली बहीखाते दुनिया भर के प्रमुख वित्तीय नियामकों को भेज दिए। इन दस्तावेजों में दिखाया गया था कि कैसे देवराज ने फर्जी मुनाफे दिखाकर निवेशकों को धोखा दिया था और करोड़ों का भारी टैक्स चुराया था। इन पुख्ता सबूतों के मिलते ही सरकारी एजेंसियों ने देवराज की कंपनी पर एक बहुत ही बड़ी और गहन जांच शुरू करने का तत्काल आदेश दे दिया। जैसे ही यह भयानक और चौंकाने वाली खबर मीडिया में फैली, देवराज के सभी बड़े और महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में भारी दहशत फैल गई। उन्होंने बिना कोई समय बर्बाद किए देवराज की कंपनी के साथ अपने दिए। देवराज के कार्यालय के सारे टेलीफोन लगातार बजने लगे और लोग अपना पैसा वापस मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक ही दिन के अंदर देवराज का वह विशाल और घमंडी साम्राज्य जो उसने धोखे से बनाया था, अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। देवराज ने घबराहट में अपने सभी मुख्य प्रबंधकों और वरिष्ठ वकीलों की एक बहुत ही आपातकालीन बैठक तुरंत बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और डरावना था, क्योंकि किसी के पास भी इस भयानक संकट का कोई भी ठोस समाधान नहीं था। देवराज ने मेज पर जोर से अपना हाथ मारते हुए पूछा कि आखिर हमारे सारे सुरक्षित और गुप्त सर्वर इतनी आसानी से कैसे हैक हो गए। सभी अधिकारी डर के मारे अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह देवराज की आंखों में देख सके। आखिरकार उसके मुख्य तकनीकी अधिकारी ने बहुत ही कांपती हुई और डर भरी आवाज में अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने बताया कि यह किसी आम हैकर का काम बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही विशाल और अजेय फीनिक्स के नाम से जाना जाता है। इस रहस्यमयी और ताकतवर संस्था ने हमारे सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया है और अब हमारे पास कोई भी नियंत्रण नहीं बचा है। फीनिक्स का नाम सुनते ही देवराज का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया, क्योंकि वह यह नाम जानता था। देवराज को यह बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि फीनिक्स दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक निवेश कंपनी है, जिसके सामने वह कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक इतनी बड़ी और इतनी दिलचस्पी क्यों आ गई। उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लगा और उसने यह सोचना शुरू किया कि क्या माया का इस रहस्यमयी कंपनी के साथ कोई बहुत गहरा और पुराना संबंध हो सकता है। यह विचार आते ही उसके शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। अपने सुरक्षित नियंत्रण कक्ष में बैठी माया ने रोहन की तरफ देखा और एक बहुत ही संतुष्ट और गहरी मुस्कान दी। रोहन ने खुशी से बताया कि हमारी योजना बिल्कुल सटीक तरीके से काम कर रही है और देवराज के सारे बड़े निवेशक अब। माया ने कहा कि यह सिर्फ उस भयानक दर्द का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो उसने मुझे और मेरे मासूम बच्चों को सालों तक दिया था। मैं चाहती हूं कि वह अपनी इस पूरी तबाही को अपनी आंखों से बहुत ही स्पष्ट रूप से देखे। रोहन, क्या तुमने उन सभी विदेशी बैंकों से सीधा संपर्क कर लिया है जहां देवराज ने अपना सारा काला धन बहुत ही चालाकी से छिपा कर रखा है? माया ने बहुत ही तेज और स्पष्ट आवाज में यह महत्वपूर्ण। हमने उन सभी बैंकों को सारे असली सबूत भेज दिए हैं और उन्होंने देवराज के सारे खाते पूरी तरह से फ्रीज कर दिए हैं।
अब देवराज अपने ही पैसों का एक भी रुपया वहां से नहीं निकाल सकता और वह पूरी तरह से एक भिखारी बन चुका है। शाम होते होते देश के सभी प्रमुख समाचार चैनलों पर देवराज के इस भारी भ्रष्टाचार की खबरें सबसे ऊपर दिखाई जाने लगीं। एंकर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर बता रहे थे कि कैसे इस मशहूर और घमंडी देवराज के घर के बाहर मीडिया वालों की एक बहुत ही भारी और अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई थी, जो उससे तीखे सवाल पूछना चाहती थी। देवराज ने डरकर अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर लीं और वह छिपकर बैठ गया। उसने अपने सबसे पुराने और खास दोस्त को फोन लगाया, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और भ्रष्ट राजनेता था। देवराज ने उससे कहा कि वह उसे इस भयानक मुसीबत से बाहर निकाले और देश से भागने में उसकी तुरंत बिल्कुल इनकार कर दिया और बहुत ही बेरुखी से फोन काट दिया। जब डूबते जहाज में पानी भरने लगता है तो सबसे पहले सारे चूहे ही वहां से भाग जाते हैं, और देवराज के साथ भी बिल्कुल यही सब हो रहा था। वह अब पूरी तरह अकेला था। माया अपनी स्क्रीन पर यह सब देखकर उन पुराने और दर्दनाक दिनों को बहुत गहराई से याद करने लगी। जब देवराज ने उसे घर से निकाला था, तब भी वह इसी तरह से पूरी तरह से अकेली और बेबस थी। उस मुंह फेर लिया था और उसे बहुत ज्यादा अपमानित किया था। आज वक्त का वह भारी पहिया पूरी तरह से घूम चुका था और देवराज उसी भयंकर अकेलेपन और अपमान का स्वाद बहुत ही कड़वाहट के साथ खुद चख रहा था। यह एक सच्चा न्याय था। माया उठी और अपने बच्चों के कमरे में गई, जो बहुत ही मजे से अपनी किताबें पढ़ रहे थे। उसने बड़े प्यार से अपने बेटे के माथे को चूमा और कहा कि दुनिया में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर लगे, लेकिन एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है। बच्चों ने अपनी मां की बात को बहुत ध्यान से सुना और उनके चेहरों पर एक बहुत ही प्यारी और सुरक्षित मुस्कान आ गई। माया उन्हें हमेशा यही अच्छे और सच्चे संस्कार देना चाहती थी। रात के भयानक अंधेरे में देवराज ने एक बहुत ही हताश और आखिरी कोशिश करने का मन बना लिया। उसने अपनी तिजोरी से कुछ बहुत ही कीमती हीरे और बहुत सारे नगद रुपए एक काले बैग में चुपचाप भर लिए। वह अपने ही घर के पिछले रहा था ताकि वह पुलिस और मीडिया की नजरों से बच सके, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि माया की सुरक्षा टीम उसके घर के चारों तरफ बहुत ही कड़ी निगरानी कर रही है और उसकी हर एक हरकत पर नजर है। जैसे ही देवराज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, अचानक से दो बहुत ही बड़ी और काली कारों ने उसका रास्ता पूरी तरह से रोक लिया। उन कारों से फीनिक्स के कुछ बहुत ही मजबूत और खतरनाक दिखने वाले गार्ड बाहर निकले। मारे पसीने से तर बतर हो गया और उसने अपने बैग से पैसे निकालकर उन्हें रिश्वत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने पैसे लेने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और देवराज को वापस उसके घर के अंदर बहुत बुरी तरह से धकेल दिया। उसी समय देवराज के फोन पर एक अनजान और रहस्यमयी नंबर से कॉल आया, जिसे उसने कांपते हाथों से उठाया। फोन के दूसरी तरफ से माया की वही शांत लेकिन बहुत ही डरावनी और तेज आवाज गूंजी, जो उसे अंदर तक हिला गई। कि कोशिश कर रहे हो देवराज? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। तुम्हें अपने किए गए सारे पापों और जुर्मों का पूरा हिसाब यहीं इसी दुनिया में देना होगा और तुम कहीं नहीं जा सकते। यह मेरी तुम्हें बहुत ही साफ और आखिरी चेतावनी है। देवराज अब पूरी तरह से टूट चुका था और वह जमीन पर गिरकर फोन पर ही जोर जोर से रोने लगा। उसने माया से बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे छोड़ दिया जाए। को पूरी तरह से तैयार था, बस वह उसे पुलिस से बचा ले। लेकिन माया के दिल में अब इस लालची और क्रूर इंसान के लिए कोई भी दया या हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं बची थी। उसने इस धोखेबाज को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया था। तुम्हारी यह गंदी और बेईमानी से कमाई गई दौलत मुझे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए देवराज। तुमने जो दर्द और अपमान हमें दिया था, उसकी कोई भी कीमत तुम इस जन्म में कभी नहीं चुका सकते। माया ने उस फोन को हमेशा के लिए काट दिया। देवराज अब उस बड़े और खाली घर में अकेला फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से जलकर राख हो रही थी। उसका सारा घमंड अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था।
अगली सुबह पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा के दर्जनों अधिकारियों ने देवराज के विशाल मुख्यालय पर बहुत ही अचानक और भारी छापा मारा। उन्होंने कंपनी के सारे कंप्यूटर, सारे सर्वर और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, देवराज के सारे वफादार कर्मचारी अब पुलिस को अपने मालिक के सारे काले कारनामों की सच्चाई खुद बता रहे थे ताकि वे जेल जाने से बच सकें। पूरे दफ्तर में बहुत भारी अफरा तफरी और दहशत का माहौल था और कोई भी इंसान देवराज का साथ देने को अब बिल्कुल तैयार नहीं था। दोपहर के ठीक 2 बजे पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम देवराज के आलीशान महल में पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ला रही थी तो मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइटों ने उसे पूरी ज्यादा थूक रहे थे और उसे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। वह घमंडी इंसान जो कल तक पूरे शहर पर राज करने का दावा करता था, आज एक बहुत ही गिरे हुए अपराधी की तरह सिर झुकाकर चल रहा था। यह एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक सबक था। माया ने टीवी स्क्रीन पर देवराज की गिरफ्तारी का सीधा और स्पष्ट प्रसारण देखा और एक बहुत ही गहरी और लंबी राहत की सांस ली। यह वह ऐतिहासिक पल था जिसका उसने कई सालों तक बहुत ही शांति और धैर्य की भावना को हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने न्याय के लिए एक बहुत ही सही और सटीक रणनीति बनाई। आज उसका वह कठोर और एकांत जीवन पूरी तरह से सफल हो गया था और उसने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से धूल चटा दी थी। रोहन ने नियंत्रण कक्ष में आकर माया को बहुत सम्मान के साथ बधाई दी और कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमने बिना कोई हथियार उठाए या खून बहाए एक बहुत ही भ्रष्ट और शक्तिशाली साम्राज्य को धन्यवाद दिया और कहा कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी फीनिक्स टीम की कड़ी मेहनत का सीधा परिणाम है। हमने दुनिया को यह बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया है कि सच्चाई की ताकत किसी भी पैसे से बहुत ज्यादा बड़ी और महान होती है। लेकिन माया जानती थी कि यह कहानी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और एक आखिरी काम बाकी है। कल देवराज की कंपनी के निवेशकों की एक बहुत ही बड़ी और विशेष बोर्ड बैठक होने वाली थी, जिसमें कंपनी का भविष्य बैठक में पहली बार अपने असली रूप और अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के सामने आएगी। वह उन सभी लोगों को अपना वह शक्तिशाली और अजेय रूप दिखाना चाहती थी जिन्हें लगता था कि वह एक बहुत ही कमजोर और बेबस महिला है। माया ने अपने वार्डरोब से एक बहुत ही महंगा और बेहद पेशेवर बिजनेस सूट निकाला जो उसकी ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता था। उसने अपने बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से संवारा और अपनी आंखों में एक डरी हुई और बेचारी बस्ती वाली महिला बिल्कुल नहीं थी, जिसे देवराज ने अपनी गंदी नजरों से बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की थी। वह अब माया थी जो अजेय साम्राज्य फीनिक्स की मुख्य अध्यक्ष और पूरे कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी और खतरनाक महारानी थी। उस रात माया ने अपने दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से सुलाया और उनके चेहरों को देखकर उसे एक असीम शांति मिली। उसने खुद से यह बहुत मजबूत वादा किया कि अब इन मासूम चेहरों पर दिन उनके जीवन में एक बहुत ही नई और खूबसूरत सुबह लेकर आने वाला था जहां वे पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। माया ने अपने नियंत्रण कक्ष की सारी बत्तियां बुझा दी और वह भी एक बहुत गहरी और शांतिपूर्ण नींद में सोने के लिए चली गई। इस बीच जेल की एक बहुत ही छोटी और गंदी कोठरी में बैठा देवराज पूरी रात मच्छरों और भारी बदबू के बीच तड़पता रहा। उसे वह समय याद आ रहा था जब उसने माया को उस गंदी बस्ती में रहने के लिए खुद की स्थिति माया से भी बहुत ज्यादा खराब और दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। यह प्रकृति का वह कड़वा और सीधा न्याय था जो किसी भी घमंडी और पापी इंसान को कभी भी माफ नहीं करता है। अगले दिन सूरज बहुत ही तेज और चमकता हुआ निकला जो माया के इस नए और शानदार जीवन का स्वागत कर रहा था। बोर्ड रूम में सभी बड़े और परेशान निवेशक पहले से ही बैठे हुए थे और वे कंपनी को बचाने का कोई भी खबर नहीं थी कि आज उनके सामने एक ऐसा महान और शक्तिशाली तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। माया अपनी शानदार कार से बाहर निकली और उसके वफादार अंगरक्षक उसके चारों तरफ बहुत ही मजबूती से खड़े हो गए।
जैसे ही माया ने उस विशाल और कांच की इमारत के अंदर अपने कदम रखे, वहां मौजूद सभी कर्मचारियों की आंखें पूरी तरह से फटी रह गईं। यह वही महिला थी जिसे कुछ दिनों पहले देवराज ने बहुत ही बुरी तरह, उसके हर एक कदम में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और एक अजेय सत्ता की बहुत स्पष्ट चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे लिफ्ट की तरफ बहुत ही शान से बढ़ी और उसने सबसे ऊपर वाली मंजिल का बटन बहुत ही आराम से दबा दिया। बोर्ड रूम का भारी दरवाजा अचानक से खुल गया और अंदर बैठे सभी निवेशकों ने बहुत ही हैरानी से बाहर की तरफ देखा। माया एक बहुत ही शानदार और खौफनाक विजेता की तरह मुस्कुराती हुई सीधे अंदर में बैठे हर एक इंसान को अब यह पता चलने वाला था कि इस भयानक खेल के पीछे असली ताकत किसकी थी। देवराज का सारा साम्राज्य अब पूरी तरह से एक बहुत ही शक्तिशाली और महान रानी के मजबूत और अजेय कदमों के नीचे हमेशा के लिए आ चुका था। बोर्ड रूम के अंदर एकदम भारी सन्नाटा छा गया था जब माया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम अंदर रखे। सभी निवेशकों और सदस्यों की निगाहें इस रहस्यमयी महिला पर पूरी तरह से टिक गई थीं। वे समझ नहीं पा रहे बैठक में कैसे आ गई। माया बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस मुख्य कुर्सी की तरफ बढ़ी जो अध्यक्ष के लिए आरक्षित थी। उसने अपनी तेज नजरों से कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को बहुत ही गहराई से देखा। माया को उस मुख्य कुर्सी पर बैठता देखकर कंपनी के सबसे पुराने निदेशक ने गुस्से में खड़े होकर उसका विरोध किया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि यह बैठक केवल अधिकृत निवेशकों के लिए है और किसी बाहरी इंसान का यहां बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और अपनी फाइल को बहुत ही शान से मेज पर रख दिया। उसने अपने सहायक रोहन को एक हल्का सा इशारा किया जिसने तुरंत कमरे की बड़ी स्क्रीन को मुख्य सर्वर से जोड़ दिया। स्क्रीन पर अचानक फीनिक्स कंपनी का एक बहुत ही बड़ा और चमचमाता हुआ लोगो उभर कर सामने आ गया। इसे देखते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया और वे बुरी तरह घबरा गए। माया ने अपने में कहा कि मैं फीनिक्स की मुख्य संस्थापक और अध्यक्ष माया हूं। आज से इस कंपनी के 80% शेयर पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में हैं और मैं ही अब इस पूरे साम्राज्य की असली और एकमात्र मालकिन हूं। यह सुनते ही बोर्ड रूम में एक बहुत ही भारी हंगामा मच गया और सभी निवेशक आपस में जोर जोर से बात करने लगे। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला ने इतनी सफाई और एक पल में ही पूरे कमरे में फिर से एक खौफनाक शांति छा गई। उसने कहा कि देवराज ने आप सभी को कई सालों तक अपने झूठे और बेईमान वादों के जाल में फंसाकर धोखा दिया है। उसी समय दरवाजे के बाहर कुछ भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और 2 पुलिस अधिकारी देवराज को लेकर अंदर आए। अदालत ने उसे केवल इस विशेष बैठक में शामिल होकर कंपनी के सभी अधिकार आधिकारिक तौर पर सौंपने। हथकड़ियां लगी हुई थीं और उसका चेहरा हार की शर्मिंदगी से पूरी तरह झुका हुआ था। उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाईं और माया को अपनी कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो वह वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। देवराज की आंखें अचरज और भयानक सदमे से पूरी तरह फटी रह गईं, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह महिला जिसे उसने कुछ दिन पहले गंदी बस्ती में एक भिखारी कहकर बहुत ज्यादा बेइज्जत किया था, पर एक बहुत ही रहस्यमयी और विजेता वाली मुस्कान थी जो देवराज के अहंकार को पूरी तरह से जला रही थी। उसे अब यह समझ आ गया था कि उसके खिलाफ रची गई इस पूरी भयानक साजिश की असली मास्टरमाइंड माया ही है। तुम यहां इस अध्यक्ष की कुर्सी पर कैसे बैठ सकती हो? माया, यह पूरी कंपनी और यह सारा साम्राज्य सिर्फ मेरा है। देवराज ने अपनी हथकड़ियों को झटकते हुए बहुत ही बेबसी और भारी गुस्से के साथ जोर से चिल्लाने की नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे वो कोई बहुत ही तुच्छ और मामूली सा कीड़ा हो। उसने जवाब दिया कि यह साम्राज्य तुमने कभी नहीं बनाया था, बल्कि तुमने मेरी रातों की मेहनत और मेरी बुद्धि को पूरी तरह से चुराया था। माया ने रोहन को इशारा किया और स्क्रीन पर अचानक उन सभी पुराने और असली दस्तावेजों की तस्वीरें तेजी से सामने आने लगीं। ये वे मूल ब्लूप्रिंट और व्यावसायिक योजनाएं थीं जिन्हें माया ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों में हर एक पन्ने पर माया के हस्ताक्षर थे
और वे उन सभी धोखाधड़ी वाले कागजातों से बहुत पुराने थे जो देवराज ने बनाए थे। बोर्ड के सदस्य इन पुख्ता सबूतों को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए और उन्हें देवराज की असली नीचता समझ में आ गई। देवराज ने इन सारे सबूतों को झूठा और फर्जी बताने की बहुत ही हताश कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने अपने वकीलों की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन वे सब भी नजरें चुराकर चुपचाप अपने सिर नीचे आवाज में कहा कि तुमने हमेशा मेरी खामोशी और मेरे बलिदान को मेरी कमजोरी समझने की बहुत बड़ी भूल की थी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे और मेरे बच्चों को सड़क पर फेंक दिया था ताकि तुम अपने झूठे घमंड में जी सको। माया ने एक और बटन दबाया और अब स्क्रीन पर देवराज के सारे गुप्त और काले विदेशी बैंक खातों की सूची प्रदर्शित होने लगी। इन खातों में उसने निवेशकों का सारा पैसा बहुत ही चालाकी से चुराकर जमा किया था और भारी टैक्स की चोरी की थी। माया ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस इंसान ने आपके विश्वास का बहुत ही बुरी तरह से कत्ल किया है। मैंने फीनिक्स की ताकत से इन सारे खातों को पूरी तरह से सील कर दिया है और ये सारा पैसा वापस कंपनी में आएगा। निवेशकों के चेहरों पर अब देवराज के लिए एक बहुत ही गहरी नफरत और माया के प्रति एक नया सम्मान झलकने लगा था। वे सभी समझ चुके थे कि देवराज एक बहुत ही घटिया और नीच अपराधी है जिसने उन्हें सालों तक मूर्ख बन खड़े होकर माया का पूरा समर्थन किया और देवराज को कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों ने एक स्वर में अपनी सहमति दे दी और देवराज को उसकी अपनी ही कंपनी से बहुत बेइज्जती के साथ निकाल दिया गया। देवराज के पैरों तले से मानो पूरी जमीन खिसक गई और वह एक बेजान मूर्ति की तरह वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा, न सत्ता, न सम्मान और न ही वह लाचार और भिखारी बन चुका था जिसे उसने हमेशा अपने जूतों की धूल के बराबर समझा था। माया अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली और वह एक रानी की तरह देवराज के इस पतन को देखती रही। यह सब कुछ तुम्हारी अपनी उस गंदी और नीच सोच का सीधा नतीजा है देवराज, जो कभी किसी का सम्मान करना नहीं जानती। माया ने बहुत ही शांत लेकिन तीखे शब्दों में कहा, जो देवराज के सीने में एक तेज खंजर की तरह में आकर अपने ही परिवार को बहुत ही बेरहमी से बर्बाद करने की कोशिश की थी। आज प्रकृति ने तुम्हारे सारे पापों का हिसाब एक ही पल में पूरा कर दिया है और तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा दी है। पुलिस अधिकारियों ने देवराज को वहां से उठने का आदेश दिया और उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने के लिए उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। देवराज की आंखों से अब आंसुओं की भारी धारा बहने लगी थी और वह अपनी इस माया की तरफ देख रहा था। शायद उसे अब भी किसी छोटे से चमत्कार या माया से रहम की कोई झूठी उम्मीद थी, लेकिन माया की आंखों में सिर्फ न्याय की आग थी और उसमें इस धोखेबाज इंसान के लिए कोई माफी नहीं थी। कमरे का भारी दरवाजा एक बार फिर से खुला और पुलिस वाले उस रोते हुए और हारे हुए इंसान को हमेशा के लिए बाहर ले गए। कमरे में बैठे सभी लोगों ने एक बहुत ही लंबी और गहरी राहत की सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा और डरावना ग्रह अपनी फाइल को बंद किया और एक बहुत ही पेशेवर अंदाज में सभी निवेशकों की तरफ मुड़कर अपनी आगे की योजना बताने लगी। उसने स्पष्ट कर दिया कि अब यह कंपनी पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ नए मुकाम हासिल करेगी। माया ने बहुत ही विस्तार से अपनी नई वित्तीय नीतियों और बाजार की आधुनिक रणनीतियों को सभी निवेशकों के सामने बहुत अच्छी तरह रखा। उसकी हर एक बात में एक बहुत ही गहरी समझ और भविष्य को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट निवेशक उसकी इस असाधारण प्रतिभा और तेज दिमाग को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना पूरा समर्थन देने का तुरंत वादा किया। वे अब समझ गए थे कि इस कंपनी का असली और सुरक्षित भविष्य देवराज के नहीं बल्कि माया के मजबूत हाथों में है। बैठक खत्म होने के बाद जब सभी लोग बाहर चले गए तो माया उस विशाल बोर्ड रूम में कुछ देर के लिए अकेली रह गई। उसने उस बड़ी कांच की दीवार से बाहर शहर की गगनचुंबी इमारतों और चमकती हुई सड़कों की तरफ उसे एक बहुत ही डरी हुई और बेबस औरत समझकर अपने सबसे अंधेरे कोनों में धकेल दिया था। आज उसी शहर की सबसे ऊंची इमारत के शिखर पर खड़ी होकर
वह अपनी इस महान और ऐतिहासिक जीत का पूरा आनंद ले रही थी। रोहन कमरे में आया और उसने बताया कि बाजार में फीनिक्स के शेयरों की कीमत अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। दुनिया भर के बड़े विश्लेषक अब माया की इस शानदार चाल और उसकी गुप्त रणनीतियों की बहुत ही खुलकर तारीफ कर रहे हैं। दिया और कहा कि यह सब हमारी कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले विश्वास का नतीजा है। हमने यह साबित कर दिया है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई उसे एक दिन जरूर खत्म कर देती है। माया ने अपनी कुर्सी छोड़ी और अपने निजी केबिन की तरफ बढ़ी, जिसे पहले देवराज अपना मुख्य कार्यालय मानकर बहुत घमंड करता था। केबिन के अंदर देवराज के सारे महंगे और बेकार सजावटी सामानों को हटाकर वहां गया था। माया को कभी भी इन फालतू और दिखावटी चीजों का कोई शौक नहीं था, क्योंकि वह हमेशा सादगी और असली ताकत में ही विश्वास रखती थी। उसने अपनी डेस्क पर बैठकर अपने बच्चों की एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत तस्वीर को अपने सामने रखा। वह तस्वीर उसे हमेशा यह याद दिलाती थी कि उसने यह पूरी खतरनाक लड़ाई सिर्फ पैसे या सत्ता के लिए बिल्कुल नहीं लड़ी थी। उसका मुख्य मकसद अपने मासूम बच्चों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य देना था, जिस कोशिश की थी। आज वह एक बहुत ही मजबूत और अजेय ढाल बन चुकी थी, जिसे दुनिया की कोई भी काली ताकत या कोई भी भ्रष्ट इंसान कभी नहीं तोड़ सकता था। माया ने उस तस्वीर को बहुत प्यार से छुआ और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। दोपहर के समय माया को शहर के सबसे बड़े और मशहूर समाचार पत्रों के पत्रकारों ने एक विशेष साक्षात्कार के लिए बहुत ज्यादा अनुरोध किया। माया ने इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह दुनिया को यह समझना चाहिए। कैमरे की रोशनी और पत्रकारों की भीड़ के बीच माया बहुत ही आत्मविश्वास और शांत लहजे में बैठी हुई हर एक सवाल का बेबाक जवाब दे रही थी। उसने फीनिक्स के निर्माण की पूरी कहानी बिना किसी डर के सारी दुनिया के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से रखी। पत्रकारों ने उससे देवराज के पतन और उसके धोखाधड़ी वाले साम्राज्य के बारे में भी बहुत सारे तीखे और घुमावदार सवाल पूछने की कोशिश की। माया ने बहुत ही गरिमा के साथ जवाब दिया कि जो महल झूठ और धोखे की तरह से तय होता है। देवराज ने अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश की और लालच में आकर अपने ही पंखों को खुद ही पूरी तरह से जला लिया। यह हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो सफलता के नशे में अंधा हो जाता है। यह साक्षात्कार पूरे देश में बहुत ही तेजी से वायरल हो गया और माया रातों रात एक बहुत बड़ी और प्रेरणादायक हस्ती बन गई। लाखों महिलाओं ने उसे अपना आदर्श मान लिया और सोशल मीडिया पर माया के समर्थन में बहुत सारे उसकी बुद्धिमानी, उसकी रणनीतिक सोच और उसके कभी हार न मानने वाले मजबूत जज्बे की बहुत ही दिल खोलकर और खुलकर सराहना कर रहे थे। माया ने यह सब देखा, लेकिन उसने कभी भी इस भारी लोकप्रियता को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। शाम ढलते ढलते माया का काम खत्म हो गया और वह अपनी कार में बैठकर वापस अपने उस सुरक्षित और प्यारे घर की तरफ निकल पड़ी। उसे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा थका देने वाला लेकिन पूरी तरह से सफल दिन साबित हुआ था। कार की पिछली सीट पर बैठकर माया ने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही गहरी शांति का अनुभव किया। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, उसके दोनों बच्चे खुशी से दौड़ते हुए आए और उसके गले से बहुत जोर से लिपट गए। उन्होंने अपनी मां को टीवी पर देखा था और वे बहुत ही गर्व के साथ अपनी मां की बड़ी जीत का जश्न मना बाहों में भर लिया और यह महसूस किया कि यही वह असली और सच्चा खजाना है जिसके लिए उसने सब कुछ किया। देवराज का सारा पैसा और सारी सत्ता मिलकर भी इसे खूबसूरत पल की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते थे। रात के खाने के बाद माया ने अपने बच्चों को उनके बिस्तर पर लिटाया और उन्हें एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाई। ये कहानी एक ऐसे ड्रैगन की थी जो बहुत ही शांत रहता था, लेकिन बच्चे उस कहानी को सुनते सुनते एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी नींद में चले गए और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। माया ने उनके कमरे की बत्ती बुझाई और बाहर आकर
अपने नियंत्रण कक्ष में कुछ देर के लिए फिर से बैठ गई। उसने आखिरी बार आज के शेयर बाजार के सारे आंकड़ों और देवराज के खिलाफ चल रहे सभी कानूनी मुकदमों की ताजी स्थिति की जांच की। अब देवराज के पास बचने का कोई भी रास्ता बिल्कुल नहीं था, और वह बहुत ही लंबे समय के लिए था। माया ने अपने मुख्य कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे किसी भी तरह के भारी डिजिटल युद्ध को लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उसका साम्राज्य पूरी तरह से सुरक्षित था, और उसका कल एक बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत था। अदालत से बाहर निकलते समय मीडिया के अनगिनत कैमरों ने देवराज के उस बहुत ही रोते हुए और हारे हुए चेहरे को दुनिया को दिखाया। कुछ ही दिन पहले तक वह इंसान खुद को इस पूरे शहर का सबसे ताकतवर भगवान मानकर हवा में बहुत ज्यादा उड़ रहा, हैसियत सड़क पर पड़े हुए किसी साधारण और मामूली पत्थर से भी ज्यादा नीची और खराब हो चुकी थी। जिन भ्रष्ट राजनेताओं ने कभी उसकी बहुत चापलूसी की थी, आज वे सभी लोग उसे पूरी तरह से भूल चुके थे। न्यायाधीश ने पूरे मामले को बहुत ही गहराई और गंभीरता से सुना तथा सारे पुख्ता सबूतों की बहुत बारीकी से जांच की। फीनिक्स द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल दस्तावेज और बैंक के असली रिकॉर्ड देवराज के खिलाफ वकीलों ने भी अब इस भारी दबाव में आकर मुकदमा लड़ने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया था। देवराज कटघरे में बिल्कुल अकेला और बहुत ही ज्यादा लाचार खड़ा था, और उसे अपनी इस भयानक बर्बादी का स्पष्ट नजारा अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था। पूरे देश की नजरें इस ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे के अंतिम और निर्णायक फैसले पर पूरी तरह से टिकी हुई थीं। न्यायाधीश ने एक लंबी सांस ली और अपना फैसला बहुत ही कठोर और स्पष्ट आवाज में नतीजे पर पहुंची है कि देवराज ने बहुत ही बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी और भारी भ्रष्टाचार किया है। उसे इन सभी जघन्य अपराधों के लिए 20 साल के कठोर कारावास की बहुत ही सख्त सजा पूरी तरह से सुनाई जाती है। इसके साथ ही देवराज की सभी निजी और व्यावसायिक संपत्तियों को तुरंत जब्त करने का एक बहुत ही सख्त आदेश भी जारी किया गया। उसका वह आलीशान महल, उसकी सारी महंगी गाड़ियां और उसके सभी बैंक खाते अब पूरे थे। यह फैसला सुनते ही देवराज के पैरों तले की सारी जमीन पूरी तरह से खिसक गई, और वह कटघरे की रेलिंग पकड़कर बहुत जोर से रोने लगा। उसे अब अपनी उस घमंडी और क्रूर जिंदगी का बहुत ही भयानक अंत अपने सामने साफ दिखाई दे रहा था। माया अपने शानदार और सुरक्षित कार्यालय में बैठी हुई इस पूरी ऐतिहासिक घटना को एक टीवी स्क्रीन पर बहुत शांति से देख रही थी। उसके चेहरे पर न तो कोई झूठा घमंड था और न ही अपने दुश्मन को नष्ट कर देने की कोई असीम शांति महसूस कर रही थी, जो एक लंबे और थका देने वाले युद्ध के बाद इंसान को मिलती है। उसने हमेशा सच्चे न्याय पर पूरा विश्वास किया था, और आज उस न्याय ने अपना काम बहुत अच्छी तरह से पूरा कर दिया था। रोहन धीरे से केबिन के अंदर आया और उसने माया के डेस्क पर कुछ महत्वपूर्ण कानूनी कागजात रखे। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ बताया कि देवराज की सारी संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है, के माध्यम से वह सारा पैसा खरीद लिया है और उसे सामाजिक भलाई के लिए दान कर दिया है। माया ने संतुष्टि के साथ उन कागजातों पर अपने हस्ताक्षर किए और कहा कि वह गंदा पैसा इसी तरह समाज के अच्छे कामों में लगना चाहिए। जेल की उस अंधेरी और बहुत बदबूदार कोठरी में देवराज अब एक पागलों जैसी भयानक स्थिति में पहुंच चुका था। वह दिन रात बस दीवारों को घूरता रहता था और खुद से ही बहुत जोर जोर से बातें करता रहता था। उस सीधी सादी औरत ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसका वह विशाल और झूठा अहंकार अब उसके ही दिमाग को एक खतरनाक दीमक की तरह अंदर से पूरी तरह खा रहा था। दूसरी तरफ माया के जीवन में अब एक बहुत ही सुंदर और नया सवेरा पूरी तरह से अपनी चमक बिखेर रहा था। उसने अपने दोनों बच्चों का दाखिला शहर के सबसे बेहतरीन और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा खुश थे, और वे अपनी पढ़ाई तथा खेलकूद में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। माया ने उन्हें यह कभी महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने अतीत में कितनी ज्यादा भयानक और बहुत डरावनी मुश्किलों का सीधे सामना किया था। माया की कंपनी फीनिक्स अब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम बन चुकी थी।
बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक और विदेशी सरकारें भी अब अपने सुरक्षा मामलों में माया की बहुत ही मूल रही थीं। लेकिन इतनी ज्यादा अथाह सफलता और बहुत बड़ी ताकत मिलने के बावजूद भी माया के स्वभाव में जरा सा भी घमंड नहीं आया था। वह अब भी वैसी ही एक बहुत शांत और साधारण महिला थी, जैसी वह सालों पहले उस छोटी सी और गंदी बस्ती में थी। एक दिन माया ने अपने सुरक्षा प्रमुख को अपने कार्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष काम के लिए तुरंत बुलाया। उसने उसे एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी इमारत का पूरा पता दिया, जो कभी देवराज का सबसे आदेश दिया कि उस पुरानी जगह को पूरी तरह से खरीदकर वहां एक बहुत ही शानदार और बड़ा अनाथालय तुरंत बनाया जाए। वह चाहती थी कि देवराज की उस पुरानी और गंदी विरासत को एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र स्थान में पूरी तरह बदल दिया जाए। इस बीच जेल में देवराज की हालत अब बहुत ही बुरी और दयनीय हो गई थी और वह बहुत बीमार रहने लगा था। उसके पास अब कोई महंगा और बहुत शानदार इलाज नहीं था, जो उसे उसकी पुरानी और आलीशान दुनिया में उसके साथ बहुत ही रुखा और कठोर व्यवहार करता था, क्योंकि वह देवराज के काले अपराधों को जानता था। यह देवराज के लिए एक बहुत ही भयानक और सच्चा नरक था, जिसे उसने अपने ही हाथों से खुद के लिए बनाया था। देवराज को अब वे सारे पुराने दिन बहुत याद आने लगे थे, जब माया उसके लिए अपने हाथों से बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जब वह बीमार होता था तो माया पूरी रात जागकर उसकी बहुत देखभाल करती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। गंदी भूख ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि उसने अपनी सबसे वफादार साथी को ही छोड़ दिया। आज उस ठंडी और सख्त जमीन पर लेटे हुए उसे अपनी उन सभी मूर्खताओं का बहुत गहरा और भयानक पछतावा हो रहा था। समय तेजी से बीतता गया और फीनिक्स कंपनी ने माया के मजबूत और कुशल नेतृत्व में अपनी सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपनी ने कई और नई तकनीकें बहुत शानदार तरीके से पेश की, जिन्होंने दिया। माया अब सिर्फ एक सफल और ताकतवर व्यवसायी ही नहीं थी, बल्कि वह दुनिया के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और महान प्रेरणा थी। उसका नाम पूरी दुनिया में ईमानदारी और मजबूत नेतृत्व का एक सच्चा और पक्का पर्याय बन गया था। माया के दोनों बच्चे भी अपनी मां के इतने शानदार और महान काम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और वे उसी के मजबूत कदमों पर चल रहे थे। उसका बड़ा बेटा अब तकनीक और कंप्यूटर विज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि लेने लगा था और वह पूछता था। माया को यह सब देखकर बहुत असीम और गहरी खुशी मिलती थी, क्योंकि उसने अपनी अगली पीढ़ी को एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य दिया था। उसने देवराज की उस पुरानी और गंदी छाया को अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। देवराज का नाम अब व्यापार जगत के पन्नों से पूरी तरह मिट चुका था और लोग उसे सिर्फ एक बुरे और नीच उदाहरण के रूप में याद करते थे। उसकी कंपनी की सारी शानदार और ऊंची इमारतें अब फीनिक्स के विशाल और बहुत शानदार चुकी थीं। कोई भी इंसान अब देवराज से किसी भी प्रकार की कोई हमदर्दी बिल्कुल नहीं रखता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी किसी का अच्छा नहीं किया था। उसका पूरा जीवन अब सिर्फ जेल की उन 4 सख्त दीवारों के बीच हमेशा के लिए कैद था। सर्दियों की एक बहुत ही ठंडी और सर्द रात में माया अपने घर के एक बहुत बड़े और शानदार बरामदे में अकेली बैठकर गर्म कॉफी पी रही थी। उसने आसमान में चमकते हुए तारों को देखा और उसे अचानक उसने सब कुछ सहा था। वह समय उसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन उसी कठिन समय ने उसे आज इतना ज्यादा शक्तिशाली और बिल्कुल अजेय बना दिया था। हर बुरा अनुभव इंसान को जीवन में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सबक जरूर सिखाता है। रोहन ने पीछे से आकर माया को बताया कि कल एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय तकनीकी परिषद में माया को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। दुनिया भर के सभी बड़े और मशहूर लोग उसकी इस प्रेरणादायक और ज्यादा बेताब और उत्सुक हैं। माया ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और बहुत शांत स्वर में कहा कि वह अपनी इस कहानी से उन सभी महिलाओं को हमेशा जगाना चाहती है जो डरी हुई हैं। हर महिला के अंदर एक बड़ी और विशाल ताकत सोई होती है। अगले दिन जब माया उस विशाल और शानदार सम्मेलन कक्ष के मंच पर पहुंची, तो हजारों लोगों ने खड़े होकर उसके लिए बहुत जोर से तालियां बजाईं। उसने बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ अपना भाषण शुरू किया
और बताया कि कैसे धैर्य से दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकती है। उसने देवराज का नाम लिए बिना ही अहंकार और अत्याचार के बहुत भयानक और विनाशकारी परिणामों के बारे में पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। पूरा हॉल उसकी इन महान बातों को सुनकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। भाषण खत्म होने के बाद कई बड़े और ताकतवर नेता माया से मिलने और उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए पीछे मंच पर आए। वे सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि माया के साथ दुश्मनी करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। माया ने सभी का अभिवादन बहुत शालीनता और सम्मान के साथ स्वीकार किया, लेकिन उसने किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह अपनी स्पष्ट सीमाओं को बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा जानती और पहचानती थी। अब देवराज की वह पुरानी और बहुत घमंडी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसके सारे झूठे साथी भी उससे दूर हो गए थे। जेल के अंदर उसे वह घटिया और बहुत खराब खाना खाना पड़ता था जिसे वह बाहर था। उसका शरीर अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और उसकी आंखों की वह पुरानी चमक पूरी तरह से बुझकर बिल्कुल राख हो चुकी थी। यह उस इंसान का बहुत ही भयानक और दर्दनाक पतन था जिसने खुद को हमेशा अजेय माना था। माया ने कभी भी देवराज की जेल में जाकर उससे मिलने की कोई कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वह उसे पूरी तरह से अपने दिमाग से मिटा चुकी थी। वह अपने वर्तमान और अपने बच्चों के भविष्य में इतनी ज्यादा व्यस्त और दोबारा पलटने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसे पता था कि देवराज को उसकी सजा मिल चुकी है और अब वह इंसान उसके जीवन का कोई भी हिस्सा नहीं है। यह माया की मानसिक स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी और सच्ची शानदार जीत थी। एक दिन माया के कार्यालय में एक गरीब महिला आई जो अपने पति के झूठे और बहुत क्रूर अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान थी। माया ने उस बेचारी महिला को अपनी कुर्सी के सामने बैठाया और बहुत ही ध्यान तथा सहानुभूति सुना। माया को उस महिला में अपनी खुद की वह पुरानी और डरी हुई छवि साफ दिखाई दे रही थी जो सालों पहले उस गंदी बस्ती में रहती थी। उसने तुरंत अपनी मजबूत कानूनी टीम को उस महिला की हर संभव मदद करने का एक सख्त आदेश दिया। फीनिक्स ने अब केवल एक बड़ी व्यापारिक संस्था के रूप में ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और मजबूत सामाजिक संगठन के रूप में भी अपनी पहचान बना ली थी। माया अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा बेसहारा महिलाओं और शिक्षा तथा उनके विकास के लिए लगातार दान करती थी। उसे यह बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि असली ताकत पैसे या सत्ता में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह तो दूसरों के जीवन में एक अच्छी रोशनी और उम्मीद लाने में छिपी होती है। उधर जेल में देवराज की मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वह अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसे रात में बहुत भयानक और डरावने सपने आते थे जिनमें वह माया को उसे जिंदा जला रहा हो। वह पसीने से तरबतर होकर रात के अंधेरे में जोर से चिल्लाकर उठ जाता था और बहुत ज्यादा कांपने लगता था। जेल के सुरक्षा गार्ड भी उसकी इस भयानक और पागलों जैसी हालत को देखकर उस पर सिर्फ हंसते थे। देवराज ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका यह झूठा घमंड एक दिन उसे इतनी ज्यादा भयानक और दर्दनाक मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। वह इंसान जो कभी अपने आलीशान महल की सबसे ऊंची छत से पूरे शहर को बहुत नीची न गुजरा था, उसका यह पतन दुनिया के हर उस घमंडी और क्रूर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी जो पैसे के नशे में अंधा होकर इंसानों को पैरों तले कुचलता है। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन वह हमेशा पूरा होता है। शहर के उसी पुराने और बहुत गंदे इलाके में जहां देवराज ने माया को बहुत भयानक धमकी दी थी, अब एक बड़ा अस्पताल बन चुका था। इस अस्पताल का निर्माण फीनिक्स ट्रस्ट द्वारा किया गया था कि लोग माया को अब एक बहुत ही महान और चमत्कारी देवी के रूप में पूजने लगे थे, जिसने उनकी पूरी दुनिया को एकदम से बदल कर रख दिया था। यह अस्पताल माया की उस सच्ची और असीम ताकत का एक सुंदर और मजबूत प्रतीक था। समय के इस पूरे भयंकर और बहुत ही लंबे चक्र ने यह पूरी तरह साबित कर दिया कि झूठ का कोई भी महल कभी भी टिकाऊ नहीं होता। देवराज ने अपनी ताकत और अपने पैसे के नशे में माया की जिस खामोश हथियार साबित हुई।
माया ने अपनी उस असीम बुद्धिमत्ता और अपने गहरे धैर्य के दम पर एक ऐसा मजबूत इतिहास रच दिया जिसे आने वाली सदियां भी कभी नहीं भूल पाएंगी। यह धैर्य और संयम की एक बहुत बड़ी और महान जीत थी। 15 साल का लंबा और अंधकारमय समय जेल की उन सख्त और ठंडी 4 दीवारों के बीच बहुत ही भयानक रूप से बीत चुका था। देवराज अब वह शक्तिशाली और घमंडी अरबपति बिल्कुल नहीं रहा था। ढल चुकी थी और उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। जेल के खराब खाने और लगातार मानसिक तनाव ने उसके शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। आज उसे उसकी गंभीर बीमारी और अच्छे व्यवहार के कारण समय से पहले जेल से रिहा किया जा रहा था। जब देवराज ने जेल के उस भारी और ऊंचे लोहे के दरवाजे से बाहर कदम रखा तो उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब उसे पहचानने वाला या उसका स्वागत करने वाला कोई भी इंसान वहां मौजूद। एक पुराना झोला और जेल से मिले हुए कुछ बहुत ही मामूली और गंदे कपड़े थे। उसकी आंखों में अब कोई भी पुरानी चमक या अहंकार नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बहुत गहरा और अंतहीन खालीपन पूरी तरह से भरा हुआ था। वह बिल्कुल अकेला था। वह अपने कमजोर और कांपते हुए कदमों से शहर की उन चौड़ी और व्यस्त सड़कों पर बिना किसी लक्ष्य के यूं ही भटकने लगा। कभी वह इन्हीं सड़कों पर अपनी करोड़ों की विदेशी कारों के काफिले के साथ बहुत ही शान और गुरूर से निकला करता था कि किनारे पैदल चल रहा था और तेज रफ्तार से गुजरती गाड़ियां उस पर गंदा पानी और कीचड़ उछाल रही थीं। किसी भी राहगीर ने उस बूढ़े और भिखारी जैसे दिखने वाले इंसान की तरफ एक पल के लिए भी मुड़कर देखने की कोई जरूरत महसूस नहीं की। चलते चलते देवराज के थके हुए कदम अचानक उसी पुरानी और गंदी बस्ती की तरफ मुड़ गए जहां उसने माया को आखिरी बार डराया था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाया। गंदी जगह पर अब एक बहुत ही शानदार और विशाल अस्पताल तथा एक बहुत बड़ा और सुंदर स्कूल पूरी तरह से बन चुका था। वहां के गरीब बच्चों को अब एक बहुत ही बेहतरीन और मुफ्त शिक्षा मिल रही थी जो माया के महान ट्रस्ट द्वारा संचालित था। देवराज उस विशाल और खूबसूरत इमारत के मुख्य द्वार के पास एक पुराने पेड़ के नीचे बहुत ही बेबसी और थकान के साथ बैठ गया। उसे बहुत तेज भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन उसके पास खाना खरीदने उस बड़े स्कूल के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले और खुशहाल लोग किसी खास मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहां का पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा उत्सवपूर्ण और खुशी से भरा हुआ था, जिसने देवराज के अंदर की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया। अचानक कुछ बहुत ही महंगी और सुरक्षित गाड़ियां वहां आकर रुकीं और भीड़ ने जोर जोर से खुशी के मारे तालियां बजानी शुरू कर दी। बीच वाली सबसे शानदार कार का दरवाजा खुला और उसमें से माया बहुत ही शालीनता और शाही अंदाज। माया के चेहरे पर आज भी वही पुरानी और गहरी शांति थी, लेकिन अब उसमें एक बहुत बड़ी और अजय महारानी जैसी चमक भी थी। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे जो अब बहुत ही सुंदर और सफल युवा बन चुके थे और अपनी मां का पूरा साथ दे रहे थे। देवराज की आंखें यह पूरा दृश्य देखकर फटी की फटी रह गईं और उसका दिल एक बहुत ही गहरे दर्द से पूरी तरह से सिकुड़ गया। वह अपने बेटे और बेटी को इतने सालों बाद इतने करीब से देख रहा था। अपना वह पुराना समय याद आ गया जब उसने इन बच्चों को अपने साथ रखने की झूठी और बहुत क्रूर धमकी माया को दी थी। आज वे ही बच्चे अपनी मां के साथ इतने ऊंचे मुकाम पर खड़े थे जहां तक देवराज की परछाई भी नहीं पहुंच सकती थी। माया ने वहां मौजूद सभी लोगों का बहुत ही प्यार और विनम्रता के साथ अभिवादन किया और स्कूल के बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार बांटे। उसकी हर एक बात में सच्चाई और मानवता की एक बहुत ही गहरी और असीम झलक थी। भीड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था और उसके सूखे हुए गले से एक बहुत ही दर्दनाक और भारी आह निकल रही थी। उसे अब यह समझ आ रहा था कि उसने अपने जीवन का सबसे सच्चा और कीमती खजाना अपने ही हाथों से हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। तभी आसमान में अचानक बहुत काले और घने बादल छा गए और एक बहुत ही तेज और भयानक बारिश पूरे शहर में अचानक शुरू हो गई। माया के अंगरक्षकों ने तुरंत उसके ऊपर एक बड़ा छाता तान दिया और उसे बहुत ही सुरक्षा के साथ अपने बच्चों के साथ
उस सुरक्षित और गर्म कार के अंदर बैठ गई और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दिखाई दे रही थी। देवराज उस पेड़ के नीचे अकेला खड़ा पूरी तरह से बारिश में भीग रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। माया की कार जब धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगी तो देवराज अचानक पागलों की तरह भीड़ से निकलकर उस कार की तरफ भागा। वह माया और अपने बच्चों से सिर्फ एक बार माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसके कमजोर का पहिया एक गड्ढे से गुजरा और वहां जमा हुआ सारा गंदा पानी और भारी कीचड़ देवराज के मुंह और उसके फटे हुए कपड़ों पर छप गया। वह वही इंसान था जिसने सालों पहले अपनी कार से बस्ती के लोगों पर ऐसा ही गंदा कीचड़ उछाला था और बहुत हंसा था। प्रकृति का यह भयानक और बिल्कुल सीधा न्याय देखकर देवराज वहीं सड़क के बीचों बीच उस ठंडे और बहते हुए पानी में घुटनों के बल गिर पड़ा। माया की कार अब उसकी नजरों से पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी और उसके पास अब उम्मीद की आसमान से गिरती हुई तेज बारिश की बूंदों ने उसके सारे झूठे घमंड को पूरी तरह से धो दिया था और अब वह सिर्फ एक खाली ढांचा था। देवराज ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और उसके सीने से एक बहुत ही भयानक और चीर देने वाली चीख निकल पड़ी। मुझे माफ कर दो माया, मैंने सब कुछ बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं एक बहुत ही नीच और बुरा इंसान हूं। देवराज की वह दर्दनाक और भारी आवाज बारिश के उस तेज शोर में पूरी तरह से हाथ पटक कर बहुत ही जोर जोर से रोने लगा और उसके आंसुओं ने बारिश के पानी में मिलकर बहना शुरू कर दिया। यह उसकी उस गहरी और सच्ची पश्चाताप की आखिरी और सबसे भयानक तस्वीर थी जो उसे अब पूरी जिंदगी इसी तरह तड़पाने वाली थी। उधर माया अपनी कार के अंदर बैठकर अपने बच्चों के साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामाजिक मामलों पर बहुत गहराई से चर्चा कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर उस भीगते हुए और रोते हुए बूढ़े इंसान की तरफ एक बार भी की। वह अतीत के उन सभी गंदे और दर्दनाक पन्नों को अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटा चुकी थी और अब सिर्फ अपने उज्जवल भविष्य की तरफ देख रही थी। देवराज अब उसके लिए किसी बुरे और डरावने सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था जिसे वह सालों पहले ही भूल चुकी थी। फीनिक्स का वह महान और विशाल साम्राज्य अब पूरी दुनिया में अपनी एक बहुत ही मजबूत और अजेय पहचान पूरी तरह से बना चुका था। माया ने यह साबित कर दिया था कि एक अकेली औरत अगर अपने आत्मसम्मान और बच्चों की रक्षा लड़ सकती है। उसने देवराज के उस सारे गंदे और काले पैसे को समाज की भलाई के लिए लगाकर अपने सारे पुराने कर्जों को बहुत अच्छी तरह से चुका दिया था। यह कहानी सिर्फ एक भारी प्रतिशोध की नहीं थी, बल्कि यह आत्मबल और न्याय की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची विजय थी। रात के उस बहुत ही घने अंधेरे में देवराज अब भी उसी सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसे अब एहसास हो चुका था कि इंसान की असली दौलत उसके बैंक के खातों में नहीं, बल्कि उसके परिवार। उसने वह अनमोल और बहुत ही खूबसूरत खजाना अपने ही घमंड और लालच के कारण हमेशा के लिए खो दिया था, जिसे वह अब कभी वापस नहीं पा सकता। उसकी यह भयानक और दर्दनाक तड़प ही उसकी सबसे बड़ी और असली सजा थी, जो मृत्यु तक उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी। अगले दिन के बहुत ही सुंदर और साफ अखबारों में माया की उस बड़ी सामाजिक पहल और उसके महान काम की बहुत ज्यादा तारीफ छपी हुई थी। पूरे देश के लोग उसकी इस नई और बहुत बड़ी सफलता का पूरी खुशी और भारी उत्साह तरफ अखबार के एक बहुत ही छोटे से और अंतिम पन्ने पर एक अज्ञात और बूढ़े भिखारी के सड़क पर बेहोश मिलने की एक मामूली खबर थी। यह दुनिया का वह कड़वा और सीधा न्याय था जो हर पापी। रोहन ने माया के कार्यालय में आकर उस दिन की सारी जरूरी और महत्वपूर्ण फाइलों को बहुत ही सलीके से उसकी मेज पर रख दिया। माया ने खिड़की से बाहर चमकते हुए सूरज की तरफ बहुत ही गहरी और असीम शांति के साथ देखा और एक पुराना और दर्दनाक संघर्ष अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और उसने अपने बच्चों को एक बहुत ही सुरक्षित और सुंदर दुनिया दे दी थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने अंदर एक बहुत ही नई ऊर्जा और जीवन की एक नई शुरुआत को बहुत गहराई से महसूस किया। जीवन के इस पूरे लंबे और कठिन सफर ने माया को यह बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था
कि किसी भी कमजोर को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जब कोई इंसान अपने घमंड में दूसरों को पैरों तले कुचलता है, रास्ता तैयार कर देती है। देवराज की वह आखिरी दर्दनाक चीख और उसके वे सारे पश्चाताप के आंसू उसके अहंकार की जलती हुई चिता की आखिरी राख के समान थे। माया अब उस राख से एक बहुत ही शक्तिशाली और अमर फीनिक्स बनकर हमेशा के लिए आसमान की बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़ चुकी थी। इस प्रकार वह कहानी, जो एक बहुत ही गहरी और भयानक गंदी बस्ती में शुरू हुई थी, आज एक बहुत ही शानदार और ऊंचे महल में खत्म हुई। न्याय की उस असीम और पवित्र देवी ने यह साबित कर दिया था कि सच्चाई का सूरज हमेशा मिटा देता है। देवराज की वह दर्दनाक और घुटती हुई चीख अब हमेशा के लिए शहर की उन तेज हवाओं में पूरी तरह से खो चुकी थी और उसे कोई नहीं सुन सकता, जबकि माया का वह शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत उम्मीद बन गया था। शहर की वह ऊंची और सबसे सुंदर इमारत आज पूरी तरह से नीली रोशनी में नहा रही थी, जो माया की बड़ी जीत का एक सीधा प्रतीक थी। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि जो इंसान अपनों का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ता है। देवराज ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ पैसे के पीछे भागकर अपने परिवार को खोया और अंत में वह रोते हुए एक मामूली भिखारी बनकर ही रह गया। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जो सत्ता और पैसे के नशे में अंधे होकर इंसानियत को पूरी तरह से। माया ने अपनी मेज से अपनी वह सबसे पसंदीदा डायरी उठाई और उसमें अपने इस पूरे लंबे सफर के कुछ आखिरी और बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे। उसने लिखा कि सच्चा विजेता वह बिल्कुल नहीं है जो दूसरों मजबूती से खड़ा होता है। इस अंतिम और गहरे विचार के साथ उसने उस डायरी को बंद कर दिया और अपने घर जाने के लिए बहुत ही खुशी से तैयार होने लगी। उसका एक नया जीवन अब उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसमें सिर्फ खुशियां, प्यार और एक बहुत ही सुकून भरी सच्ची शांति थी। अपनी कार में बैठते ही माया ने रेडियो चालू किया, जिस पर एक बहुत ही मधुर और शांति देने वाला एक पुराना गीत बज रहा था। बाहर का मौसम अब पूरी तरह से साफ हो चुका था और आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा नया और साफ आसमान इस बात की बहुत बड़ी और पक्की गवाही दे रहा था कि तूफान अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और शांति लौट आई है। माया अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ गई और वह दर्दनाक अतीत पीछे उस धुंध में हमेशा के लिए कहीं बहुत दूर पूरी तरह से छूट गया। इस विशाल और कभी न रुकने वाली दुनिया में ऐसे अनगिनत देवराज हर रोज पैदा होते हैं जो अपने झूठे घमंड में अंधे हो जाते हैं, लेकिन जब तक दुनिया में माया जैसी मजबूत और निडर महिलाएं मौजूद हैं, तब तक कोई भी क्रूर और नहीं जीत सकता। सत्य की यह जीत हमेशा इसी तरह से कायम रहेगी और बुराई को इसी तरह सड़क पर रोने और अपनी गलतियों पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यह कहानी का एक बहुत ही सुंदर और न्यायपूर्ण अंत था, जो हर इंसान के दिल में एक बहुत ही गहरी और सकारात्मक छाप हमेशा के लिए छोड़ जाता है। देवराज की उस भयानक और गूंजती हुई दर्दनाक चीख के साथ ही उस अहंकारी पुरुष की पूरी काली विरासत का हमेशा के लिए अंत हो गया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती की भारी कीमत तड़प तड़प कर चुकाई। माया की वह अजेय और मजबूत चमक अब दुनिया को यह संदेश दे रही थी कि धैर्य और सच्चाई की ताकत के सामने बड़े से बड़ा घमंड हार जाता है। यही कर्मों का सबसे बड़ा और अंतिम विधान है, जिससे कोई भी इंसान चाहे वह कितना भी अमीर हो, कभी भी किसी भी की नहीं सकता। हर इंसान जो कहानी को पढ़ रहा है वह जान ले कि घमंड का सिर हमेशा नीचा ही होता है। किसी बेकसूर को रुलाकर कमाई दौलत एक भयानक जहर बन जाती है, जो उसी इंसान को मार देती है। देवराज ने भिखारी बना दिया। यह संसार कर्मों का एक बड़ा दर्पण है, जहां इंसान को अपने किए हर कर्म का चेहरा दिखाई देता है। अब फीनिक्स साम्राज्य सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक मजबूत विचारधारा बन चुका था, जिसे दुनिया का हर युवा इंसान अपनाना चाहता था। माया की प्रेरणादायक जीवन यात्रा पर कई किताबें लिखी जा रही थीं, जो लोगों को सच थीं। देवराज जैसे क्रूर इंसान का नाम अब कोई भी अपनी जुबान पर लाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह एक बुरा इतिहास था।
माया की इस महान विजय ने समाज में एक सकारात्मक बदलाव की मजबूत नींव हमेशा के लिए रखती थी। समय की यह बहती हुई नदी अब अपनी पूरी गति से आगे की तरफ बहुत ही खामोशी के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। माया के दोनों बच्चे अब अपनी मां के उस महान और बड़े व्यापारिक साम्राज्य को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। सभी उच्च आदर्शों और उन महान नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर रहे थे। उनका यह शानदार भविष्य इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि एक मां का सच्चा प्यार और उसका कठोर बलिदान कभी बेकार नहीं जाता है। एक ठंडी और सुहानी शाम को माया अपने घर के बगीचे में बैठी हुई उन पुराने और दर्दनाक दिनों को शांति से याद कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे देवराज ने उसे उस गंदी बस्ती में एक छोटी सी बाल्टी उठाने के लिए बेइज्जत की। पूरे देश की सबसे अमीर और ताकतवर महिला थी, लेकिन उसके मन में अब किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। उसने सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी शांति और खुशी को चुना था, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कीमती सच्ची दौलत होती है। इस दुनिया में कोई भी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान को अपने ही डर से लड़नी पड़ती है। माया ने उस भयानक डर को बहुत अच्छी तरह से हरा दिया था और अपने बच्चों के लिए एक रक्षक के रूप किया था। जब तक एक औरत अपने अंदर की उस सोई हुई ताकत को पूरी तरह से पहचान नहीं लेती, तब तक उसे कोई बाहरी शक्ति बचा नहीं सकती। माया का यह जीवन हर बेबस और डरी हुई महिला के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की सच्ची रोशनी बन गया था। देवराज के उस अंत ने दुनिया को यह बहुत ही साफ और कड़ा संदेश दे दिया था कि पैसे से खरीदी गई सत्ता कभी किसी की नहीं होती। जब बुरा वक्त आता है तो वे सारे नकली दोस्त सबसे पहले साथ छोड़कर बहुत दूर भाग जाते हैं। देवराज के साथ भी बिल्कुल यही सब हुआ था, और वह अपने आखिरी समय में एक भी सच्चे इंसान को अपने करीब खड़े होने के लिए नहीं पा सका। यही उसके बुरे कर्मों का सबसे भयानक फल था, जो उसे अकेले खाना पड़ा। माया ने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर का बहुत ही गहराई से शुक्रिया अदा किया, जिसने उसे इतनी ज्यादा ताकत और धैर्य अपने कठिन समय में दिया। वह जानती थी कि यह पूरी लड़ाई कभी आसान नहीं थी, लेकिन बिना किसी घबराहट के किया था। आज वह एक बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट इंसान थी, जिसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ हमेशा पूरा किया था। उसका यह सफर अब अपनी एक सुंदर और संपूर्ण मंजिल पर हमेशा के लिए पहुंच चुका था।